शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। शोगुन की कहानी में 17th सेंचुरी के माहौल को दिखाया गया है। इसमें एक यूरोपियन नेविगेटर जॉन ब्लैकथॉर्न का सफ़र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1600 की बात है। जेना नाम की जगह में दशकों से पोर्टुगीज कैथोलिक्स ने बिजनेस से बड़े फायदे उठाए हैं। उन्होंने इस जगह को अपने दुश्मनों यानी यूरोपियन प्रोटेस्टेंट से छुपाए रखा है, यानी उन लोगों से जो इनके अगेंस्ट हैं। जबकि ओसाका में रूल करने वाले टाइको की मौत हो गई है। वो अपने छोटे से बच्चे को रूल करने के लिए अकेला छोड़ गए। 5 वॉरियर लॉर्ड्स अब एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं। सभी लोग उस टाइटल को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी ताकत को और बढ़ा देगी। एक पुराना जहाज रात में समुद्र में धीरे धीरे चल रहा है। एक इंग्लिशमैन जॉन ब्लैकथॉर्न कुछ समुद्र में गिराता है और फिर वो उसे ऊपर खींचता है। उसे इसमें सफ़ेद रेत नज़र आती है। वो अपने कैप्टन के पास उसे दिखाने जाता है। कैप्टन कहता है कि वो वही देख रहा है जो उसको देखना है। ब्लैकथॉर्न उसे यकीन दिलाता है कि ये जापान की ज़मीन तक पहुंच जाएंगे। इस पर कैप्टन का मानना है ये सच नहीं है, ये बस बेकार की बातें हैं। कैप्टन बोलता है उसका सब्र अब खत्म हो चुका है जब उसके ज्यादातर जवान मारे गए। ब्लैकथॉर्न बाहर आ जाता है। उसे एक गोली की आवाज आती है। शायद कैप्टन ने अपने आप को मार लिया। बेसिकली उसने गिव अप कर दिया है। दूसरी तरफ एक जापानीज आदमी समुद्र के किनारे जाता है। उसे एक जहाज अपनी ओर आते हुए दिखाई दे रहा है। तभी जापानीज सोल्जर्स यहाँ पहुंचते हैं। ये जहाज की ओर भागते हैं ताकि मुकाबला कर सकें, लेकिन जब अंदर आते हैं तो देखते हैं यहाँ बीमार और भूखे लोग हैं। ब्लैकथॉर्न यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर सैनिक उसे दबोच लेते हैं। ये हैरान है कि आखिर ये लोग हैं कौन। वो इन लोगों को बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ ओसाका के गांव में कुछ लोग घोड़ों पर सवार हैं। योशी नागाकाडो अपने पिता लॉर्ड योशी तोरानागा को एक खूबसूरत परिंदा देता है जिसमें अपने आप को छुपाने की क्वालिटी है। लॉर्ड योशी तोरानागा एक समुराई हैं। ये ओसाका कैसल आते हैं। यहाँ पहुंचकर लॉर्ड इशिदो काजुनारी लॉर्ड योशी तोरानागा से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि तोरानागा अपने पर्सनल क्वार्टर्स में ही रहें। देखने वालों को हैरानी होती है कि लॉर्ड योशी आखिर यहाँ आए क्यों। लॉर्ड योशी काउंसिल ऑफ रीजेंट से मिलने आए हैं। काउंसिल उन पर इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने 6 शादियों की मंजूरी देकर और अपनी प्रॉपर्टी को डबल करके काउंसिल से ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। लॉर्ड योशी कहते हैं कि वो कांटो के लॉर्ड होने में खुश हैं और अमन चाहते हैं। काउंसिल पूछती है क्या उन्होंने अपने को बचाने के लिए लेडी ओचिबा को बंदी बनाया है जो इस विरासत के वारिस की माँ है। लेकिन लॉर्ड योशी बोलते हैं कि उनकी बहू को लेबर पेन हो रहा है और इसी वजह से लेडी ओचिबा उनके कैसल में है। इशिदो काउंसिल की तरफ से डिमांड करता है कि लेडी ओचिबा को वापस लाया जाए, नहीं तो लॉर्ड योशी को उनके पद से हटा दिया जाएगा और उन पर सीरियस चार्जेस लगाए जाएंगे। लॉर्ड योशी का वफादार फौरन उठ खड़ा होता है और अपने लॉर्ड को बचाने के लिए गुस्से में कहता है कि काउंसिल ने उनके लॉर्ड योशी की बेइज्जती की है। लॉर्ड योशी तदायोशी को शांत होने का ऑर्डर देते हैं और उसे डांटते हैं कि उसे इशिदो पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तदायोशी अपनी गलती के लिए फौरन माफी मांगता है और तोरानागा से इजाजत चाहता है कि उसे अपनी ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए सेपुकू यानी रिचुअल सुसाइड करने दिया जाए। ये बहुत ही पेनफुल होता है। तोरानागा काउंसिल से तदायोशी की तरफ से माफी मांगता है। लॉर्ड इशिदो तोरानागा से कहता है कि लेडी ओचिबा को वापस लाएं। इसके बाद ही वो तोरानागा के फ्यूचर का फैसला करेंगे। तोरानागा अपने जनरल तोडा हिरामत्सु से इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या तदायोशी ने उनकी पोती से शादी की है। हिरोमत्सु कन्फर्म करते हैं कि हाँ, उसने इनकी बेस्ट पोती ओसामी फूजी से शादी की है। हिरोमत्सु की पोती ओसामी फूजी की शादी का मुद्दा तोरानागा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शादी एक पॉलिटिकल अलायंस का हिस्सा है जो उनके समर्थन और ताकत को मजबूत करता है। तोरानागा बोलते हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि वो जिंदा रहे। तोरानागा को जनरल तोडा हिरोमत्सु की फैमिली की फिक्र हो रही है। फिर वो हिरोमत्सु को एक इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए अजीरो भेजते हैं। उधर ब्लैकथॉर्न अपने बचे हुए क्रूमेट से जोर देकर कहता है कि ऑर्डर्स अब भी वैसे ही हैं और इन्हें बातचीत करनी चाहिए।
वो इनसे बोलता है कि अगर इनसे पूछा जाए तो बोले ये समुद्र में भटक गए व्यापारी हैं। इन्होंने अब तक किसी तरह सरवाइव कर लिया है और यहाँ ये ऐसे नहीं मरेंगे। तभी यहाँ कशिगी ओमी, जो अजीरो का लॉर्ड है, यहाँ आता है। ब्लैकथॉर्न उससे अपने लोगों की जिंदगी की भीख मांगता है। उसे पता चलता है वो जापान में है और उससे उम्मीद की जाती है कि वो तमीज से पेश आए, जबकि उसे मारा पीटा जा रहा है। ओमी उसे अपने अंकल लॉर्ड कशिगी याबुशिगे के सामने पेश करता है, जहां उसका पोर्टुगीज प्रीस्ट उसकी बातों का ट्रांसलेशन करता है। प्रीस्ट उस पर समुद्राई लुटेरा होने का इल्जाम लगाता है और उसकी बातों को सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं करता। ब्लैकथॉर्न को समझ आ जाता है प्रीस्ट गलत ट्रांसलेशन कर रहा है, इसलिए वो इसका विरोध करता है। याबुशिगे मीटिंग खत्म कर देता है क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि वो पायरेट है। वो कमांड देता है कि ब्लैकथॉर्न को नहलाकर फिर से बंदी बना दिया जाए। इसी बीच तदायोशी अपनी बीवी फूजी से कहता है कि लॉर्ड के ऑर्डर्स के हिसाब से इन्हें अपने बेटे को दे देना चाहिए, लेकिन फूजी मना कर देती है और अपनी गर्दन पर चाकू रखकर धमकी देती है। उसकी प्यारी दोस्त मरिको उसे समझाती है और चाकू उसके हाथ से ले लेती है। मरिको को बहुत अफसोस है। उसे पता है उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली जाएगी। दूसरी तरफ लॉर्ड तोरानागा येचियो के साथ गेम खेल रहे हैं, जो ताइको का वारिस है। तोरानागा बताते हैं जब वो छोटे थे तब वो खुद एक बंदी थे। तभी दायोइन येचियो को पढ़ाई करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन एचियो बोलता है कि वो तीरंदाजी करना चाहता है। तोरानागा उसे राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इंकरेज करते हैं ताकि वो एक दिन महान नेता बन सके। येचियो के जाने के बाद तोरानागा और दायोइन अपने देश के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। दायोइन को लगता है कि अब वक्त आ गया है एक नए शोगुन का, लेकिन तोरानागा बोलते हैं शोगुन बनने का उनका कोई इरादा नहीं है। उधर लॉर्ड येबुशिगे के कहने पर ब्लैकथॉर्न के एक आदमी को जिंदा उबाल दिया जाता है। उसके दर्द की चीखें पूरा गांव सुन रहा है। लॉर्ड येबुशिगे कमेंट करता है उस आदमी की मौत तकलीफ दे थी और उसने मरने में बहुत वक्त लगाया। इस बीच येबुशिगे को एंटरटेन करने के लिए कीको नाम की लड़की को बुलाया जाता है। अगली सुबह ब्लैकथॉर्न को साफ सुथरा करके रेडी किया गया है। उधर हिरोमत्सु अजीरो पहुंचते हैं और येबुशिगे से जहाज के बारे में सवाल करते हैं, जोर देते हुए कि वो जहाज लॉर्ड तोरानागा का है। हिरोमत्सु पूछते हैं जहाज का सारा खजाना कहाँ है। उसमें तोप, बंदूकें, सोना चांदी था। याबुशिगे बताता है वो सब यहीं किनारे पर ही है। ऐसा लग रहा है वो शिप का सामान देने के मूड में नहीं है, बट मजबूरी में हिरोमत्सु को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो तोरानागा के लिए वफादार है और वो शिप उन्हीं की है। हिरोमत्सु जब सारा सामान लेकर जा रहे होते हैं तो याबुशिगे अपने भतीजे ओमी से बोलता है तोरानागा को सब पता चल जाता है। इनके गांव में क्या कोई जासूस है? तभी ब्लैकथॉर्न को याबुशिगे के सामने लाया जाता है। यहाँ वास्को रॉड्रिगस आता है। ये एक स्पेनिश है और पोर्टुगीज के लिए सेल करता है। वो याबुशिगे से कहता है कि वो पायलट का ध्यान रखेगा। ब्लैकथॉर्न अपने क्रू के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि एक की मौत हो चुकी है और बाकी सब बंदी बने हैं। ब्लैकथॉर्न और रॉड्रिगस ओसाका के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक जोर का तूफान आता है। ब्लैकथॉर्न चिल्लाकर बोलता है कि शिप को लहरों के साथ मोड़ दो ताकि वो डूब ना पाए, और फिर उसे सेफ जगह ले जाने में हेल्प करता है। इस बीच रॉड्रिगस जहाज से बाहर गिर जाता है। तूफान थमने के बाद ये किनारे पर आ जाते हैं। ब्लैकथॉर्न जोर देता है कि वो रॉड्रिगस को ढूंढे क्योंकि ये कभी भी अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ता। ब्लैकथॉर्न के काफी कहने पर ये उसे ढूंढने जाते हैं। ये देखते हैं रॉड्रिगस चट्टान के किनारे एक पत्थर पर पड़ा है। ब्लैकथॉर्न उसे बचाना चाहता है लेकिन उसे इजाजत नहीं मिलती। इसके बजाय येबुशिगे खुद नीचे जाने का फैसला करता है, पर रस्सी टूट जाती है और वो पत्थरों पर जा गिरता है। वो जिंदा है। येबुशिगे देखता है रॉड्रिगस अभी भी सांसें ले रहा है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में याबुशिगे का पैर फिसलता है और वो पानी में जा गिरता है। वो अपनी जान बचाने के लिए लहरों का सामना कर रहा है। ब्लैकथॉर्न ये सब पहाड़ी से देख रहा है। याबुशिगे अपनी जान लेने के लिए अपनी तलवार निकालता है ताकि लहरों से न मारा जाए।
ये देखकर ब्लैकथॉर्न शॉक्ड है। अचानक येबुशिगे के आदमी ऊपर से रस्सी फेंकते हैं और येबुशिगे और रॉड्रिगस को बचा लेते हैं। ब्लैकथॉर्न येबुशिगे के आगे झुक जाता है। वहीं लॉर्ड तोरानागा मरिको से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि जब बारबेरियन, यानी जिसे इनके रीति रिवाजों का बिल्कुल नहीं पता, जब वो अजीरो से आएगा तो मरिको उसकी लैंग्वेज पोर्टुगीज ट्रांसलेट करे ताकि तोरानागा को समझ आ सके। उधर रॉड्रिगस ब्लैकथॉर्न को एक जनरल दिखाता है जिसमें ब्लैकथॉर्न के ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स में ब्लैकथॉर्न को स्पेनिश टेरिटरी लूटने और जापान पहुंचकर न्यू वर्ल्ड में ट्रेड खोलने के लिए कहा गया था। ये ऑर्डर्स स्पेनिश और पोर्टुगीज इंटरेस्ट के खिलाफ थे जो जापान में अपने कारोबार को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। रॉड्रिगस अपनी बंदूक ब्लैकथॉर्न पर तान देता है और उससे पूछता है वो ओसाका पहुंचकर क्या कहेगा। एक्चुअली रॉड्रिगस को डर है कि अगर जापानीज अथॉरिटीज को ये ऑर्डर्स पता चल गए तो उसकी अपनी पोजीशन और पोर्टुगल का जापान के साथ ट्रेड खतरे में आ सकता है। जब ये ओसाका पहुंचते हैं, ब्लैकथॉर्न को लॉर्ड तोरानागा के सामने पेश किया जाता है। तोरानागा जापान के एक पावरफुल दाइम्यो हैं, यानी राजा के बाद दाइम्यो ही सेकंड नंबर पर आते हैं। ब्लैकथॉर्न लॉर्ड तोरानागा के सामने झुक जाता है, उन्हें आदर और सम्मान दिखाने के लिए। ऐसा करना फिलहाल ब्लैकथॉर्न के लिए ज़रूरी है ताकि वो जापानीज रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग अपने आप को दिखाए और तोरानागा का यकीन जीत सके। एक साल पहले का दिन दिखाया जा रहा है। ओसाका में टाइको अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार उनके इर्द गिर्द जमा हैं। टाइको अपने बेटे को बुलाते हैं जो उनका वारिस है। वो उससे मौत के बाद की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली वो उसे दिलासा दे रहे हैं ताकि वो परेशान ना हो। उनकी पत्नी के रिक्वेस्ट पर ज्यादातर लोग चले जाते हैं, लेकिन ताइको तोरानागा से वहीं रुकने के लिए कहते हैं। ताइको पुराने दिनों को याद करते हुए तोरानागा से बोलते हैं कि एक वक्त था जब ओशिबा की शादी उससे हो सकती थी। तोरानागा जवाब देते हैं उसने कभी खूबसूरत लड़कियों की परवाह नहीं की। एक्चुअली ताइको की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने वारिस पैदा करने के लिए ओशिबा को अपने साथ रखा था, उससे शादी नहीं की थी। ताइको तोरानागा से कहते हैं उसकी ख्वाहिश थी उन्होंने मिलकर कोरिया पर जीत हासिल की होती। वो अपने फैसलों को याद करते हुए बोलते हैं वो तोरानागा को जापान दे सकते थे, बट इस पर तोरानागा का मानना है वो बस उसे अपने बेटे का गिफ्ट समझें। तब ताइको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। इनके दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं। वो तोरानागा से पूछते हैं कि उसकी क्या राय है अगर वो सोल रीजन बन जाए, यानी राज्य का भार संभाले जब तक वारिस बड़ा ना हो जाए। तोरानागा को लगता है अगर वो जिम्मेदारी लेता है तो उनके सभी दुश्मनों को एक होने का मौका मिल जाएगा और वो उसे और फिर वारिस को मार डालेंगे। तोरानागा नहीं चाहते ऐसा कुछ भयानक हो। ताइको को लगता है जब पहले शोगुन का राज था, यानी मिलिट्री का राज था, उसके खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों के बीच अमन और शांति बनाए रखने में बिता दी। उन्हें डर है कहीं फिर से सिविल वॉर न स्टार्ट हो जाए, इसलिए ताइको ने एक काउंसिल ऑफ रीजन बनाया ताकि पावर शेयर हो सके जब तक येशियो 16 साल का ना हो जाए। इस काउंसिल में तोरानागा भी होंगे। ताइको उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके वारिस को दुश्मनों से बचाएं और येशियो को जरूरी सबक सिखाएं कि जो इंसान सबसे ऊंचे पद पर होता है वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है, उसके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और वो अक्सर परेशानियों का सामना अकेले ही करता है। प्रेजेंट में लॉर्ड रॉड्रिगस अपने साथियों को ब्लैकथॉर्न की डायरी दिखा रहा है ताकि वो इसे जापानियों को दिखा सकें। इस डायरी में ब्लैकथॉर्न के खिलाफ सबूत है। उसने बहुत सी जगहों को लूट लिया, लोगों का कत्ल कर दिया। इन्हें लगता है अगर ये डायरी जापानीज को दिखाएंगे तो वो ब्लैकथॉर्न को लुटेरा होने के जुर्म में सूली पर लटका देंगे। लेकिन फादर मार्टिन एल्विटो का कहना है कि तोरानागा पहले इन जनरल्स का पूरा ट्रांसलेशन मांगेंगे, उन्हें सब कुछ डिटेल में जानना होता है। असल में तोरानागा एक पावरफुल फिगर है, उनका डिसीजन जापानीज पॉलिटिक्स पर असर डालता है। लॉर्ड रॉड्रिगस के जाने के बाद योर एमिनेंस मार्टिन से पूछते हैं ब्लैकथॉर्न को मकाओ के बारे में सब पता है, बट ये खुश है उसे जापानीज नहीं आती। मार्टिन वादा करता है कि ब्लैकथॉर्न इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। उधर ब्लैकथॉर्न को तोरानागा के सामने पेश किया गया है।
बच्चों को लग रहा है वो इंसानों को खाता है। तभी यहाँ फादर मार्टिन एल्वीटो पहुंचता है। वो ब्लैकथॉर्न से मिलने आया है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है वो जरूर पायलट होगा। मार्टिन ब्लैकथॉर्न को समझाता है वो इस काउंसिल का ट्रांसलेटर है। वो ब्लैकथॉर्न के लिए ट्रांसलेट करता है, लेकिन ब्लैकथॉर्न को उस पर यकीन नहीं, क्योंकि मार्टिन कैथोलिक है। मारिको, जो पॉटी को समझती है, उसकी सभी बातें सुन रही है। ब्लैकथॉर्न समझाता है कि दो क्रिश्चियन रिलीजन्स हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। वो एक इंग्लिश प्रोटेस्टेंट है, यानी जो सिर्फ बाइबल को मानते हैं। उन्हें किसी फादर या चर्च की जरूरत नहीं। ब्लैकथॉर्न कैथोलिक्स के खिलाफ है, इसलिए वो मार्टिन पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है वो इनके दुश्मन है, क्योंकि इंग्लैंड और पोर्टुगल के बीच जंग चल रही है। तो रनागा जानना चाहते हैं क्यों। ब्लैकथॉर्न बताता है क्योंकि वो कैथोलिक्स के आगे नहीं झुके। वो ये भी समझाता है वो कोई लुटेरा नहीं। उसके पास हॉलैंड के रूलर्स का लीगल डॉक्यूमेंट है, जो इन्हें ट्रेड करने की अथॉरिटी देते हैं, और अगर कोई इन्हें रोकने की कोशिश करे तो ये अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। इतने में यहाँ लॉर्ड इशुदो आते हैं। फादर मार्टिन एल्विटो ब्लैकथॉर्न को सलाह देता है ये तोरनागा के चीफ राइवल है, इसलिए अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो खामोश रहे। इसके बाद ब्लैकथॉर्न को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक्चुअली इशुदो ब्लैकथॉर्न के बारे में क्यूरियस है, इसलिए तोरनागा ब्लैकथॉर्न को उससे दूर रखने के लिए एक चाल चलता है और उसे जेल में डाल देता है। उसी शाम लॉर्ड तोरनागा मारिको को फिर से एक मीटिंग के लिए बुलवाते हैं। वो जानना चाहते हैं बारबेरियन के बारे में मारिको की क्या राय है। मारिको क्रिश्चियन बन चुकी है और अपने नए धर्म और समुराय के रूप में वो तोरनागा के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंसी हुई है। मारिको बोलती है मार्टिन ने जो ट्रांसलेट किया सही था और उसकी इंस्टिंक्ट है कि इन्हें बारबेरियन से अलर्ट रहना चाहिए, यानी ब्लैकथॉर्न से। हिरोमत्सु तोरनागा से पूछता है कि जब उसे पद से हटाने की प्लानिंग चल रही है तो ऐसे में उसने ब्लैकथॉर्न को जिंदा क्यों रखा है। मारिको समझाती है कि तोरनागा का इरादा रीजन्स के बीच कंट्रोवर्सी पैदा करने का है। तोरनागा को पद से हटाने के लिए रीजन को एकजुट होकर वोट करना पड़ेगा और उसको यकीन है क्रिश्चियन लॉर्ड्स इशुदो से अलग राय रखेंगे। वहीं ब्लैकथॉर्न जेल में बंद है और वहां उसकी मुलाकात फादर सेबेस्टियो से होती है। फादर सेबेस्टियो समझाते हैं कि जो लोग यहाँ बंद हैं वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ब्लैकथॉर्न जोर देता है कि वो तोरनागा का मेहमान है और यहाँ गलती से आया है। फादर सेबेस्टियन समझाते हैं कि तोरनागा ओसाका के महल में कैद है, फिजिकल तौर पर नहीं, बल्कि कुछ भी करने से पहले उन्हें काउंसिल के बाकी मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। पर जैसा कि हमें पता है सुगियामा जापान के सबसे अमीर फैमिली से है। ओनो एक योद्धा जिसे कोर के दर्द ने चर्च पहुंचा दिया, यानी वो कैथोलिक बन गया। और कियामा एक ऐसा आदमी है जिसका क्राइस्ट पर यकीन सिर्फ उसके लालच और बड़े मकाम पर पहुंचने की ख्वाहिश की वजह से है। और ये तीनों इशुदो की मुट्ठी में है, जो कि महल का केयर टेकर है। लॉर्ड इशुदो ओसाका का कार्यभार संभालते हैं और कभी भी ये मिलकर तोरनागा के मौत के लिए वोट करेंगे। फादर सेबेस्टियो ये भी बोलते हैं अगर तोरनागा ने उसे अपना दोस्त माना तो वो कभी जापान से जिंदा नहीं जा पाएगा। काउंसिल ब्लैकथॉर्न के बारे में डिस्कस कर रही है। क्रिश्चियन लॉर्ड्स यानी ओहनो और कियामा डिमांड करते हैं तोरनागा को वोट करने से पहले ही ब्लैकथॉर्न को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसने ईश्वर का अपमान किया है। क्रिश्चियन लॉर्ड्स का मानना है कि वो इंसान इनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है और इसलिए उसे फांसी मिलनी चाहिए। इशिदो वोट की मांग करता है, लेकिन ओहनो और कियामा लगातार इशिदो से इंसिस्ट करते हैं कि पहले ब्लैकथॉर्न को सजा दें। इशिदो मान जाता है। उधर फादर सेबेस्टियो ब्लैकथॉर्न को बताते हैं तोरनागा एक मिनोवारा है। सदियों से उनके पूर्वज इस देश को डोमिनेट करते आए हैं, यानी वो शोगुन है और इन्हें नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है। फादर सेबेस्टियो समझाते हैं कि तोरनागा भी एक तरह से बंदी है, क्योंकि वो अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। वो आगे बोलते हैं मौत ब्लैकथॉर्न की भी तकदीर है, लेकिन ब्लैकथॉर्न कहता है कि वो दुनिया के चक्कर लगाकर सिर्फ क्रॉस के नाम पर मरने नहीं आया। फादर सेबेस्टियो बताते हैं जब ये यहाँ आए तो इन्हें पाखंडियों की सच्चाई का पता चला।
मतलब जो गॉड को सिर्फ मानने का दिखावा करते थे। उनकी आत्माएं मर चुकी थीं। जैसे कि सबको पता है चाइनीज जापान से नफरत करते हैं, तो जापान में सारा ट्रेड पोर्टुगीज के थ्रू होने लगा। ले टाइको ने भी इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चर्च ने रेबेलियन को भड़काया, मकाओ के एक बेस से बंदूकें स्मगल की। ब्लैकथॉर्न को याद आता है कि एक आदमी ने उसे बताया था कि मकाओ में सुओन कैथोलिक जापानीज सोल्जर्स तैनात हैं। ब्लैकथॉर्न को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसके इस सिचुएशन से निकलने की चाबी है। दूसरी तरफ फादर मार्टिन कैसल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें ब्लैक शिप का कैप्टन मिलता है। ये वही शिप है जिसके थ्रू वो गन स्मगल करता है। मार्टिन बोलता है जैसे ही तोरनागा उसे शिप ले जाने की परमिशन देंगे, वो फौरन कैप्टन को बता देगा। फादर मार्टिन कहता है उसका बिजनेस टाइम पर चलाने के लिए चर्च सब कुछ कर रही है। इस पर कैप्टन का मानना है यानी हमारा बिजनेस। फादर मार्टिन कैसल आ चुका है। उसकी मुलाकात मारिको से होती है। उसे हैरत हो रही है कि तोरनागा उसे अपने कामों में शामिल कर रहे हैं, पर वो ट्रांसलेट नहीं करना चाहती। उसे ब्लैकथॉर्न पसंद नहीं, क्योंकि उसने फादर से बदतमीजी की थी। इस पर फादर का कहना है उसे लोगों की अच्छी परख है। वहीं लॉर्ड इशिदो याबुशिगे से मिलने आ पहुंचे हैं। याबुशिगे तोरनागा की मौत के बाद के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और लॉर्ड इशिदो को समझाता है कि बारबेरियन को रखे रहना इशिदो के लिए आखिर में फायदेमंद हो सकता है। इशिदो का कहना है उसने पहले ही फांसी की मंजूरी दे दी है, इसलिए अब देर हो चुकी है। याबुशिगे को लगता है वो कुछ कर सकता है। उधर ब्लैकथॉर्न को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन रास्ते में अचानक डाकू उन्हें रोक लेते हैं और जो लोग ब्लैकथॉर्न को ले जा रहे थे उन्हें मार देते हैं। याबुशिगे वहां आता है। लगता है यह हमला उसका ही प्लान था। उसके लोग डाकुओं को भी मार देते हैं। फिर वो ब्लैकथॉर्न को आजाद कर देता है और उसे तोरनागा के पास ले जाता है। तोरनागा उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो ब्लैकथॉर्न को न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार उसके पास लाया है। मारिको आती है ताकि ट्रांसलेशन कर सके। वो तोरनागा की तरफ से कुछ सवाल पूछती है, जैसे ब्लैकथॉर्न कहाँ से आया है, उसकी क्वीन या फिर उसके मोटिव क्या हैं। ब्लैकथॉर्न समझाने के लिए रेत में दुनिया का एक नक्शा बनाता है जितना उसे पता है। वो मकाओ में पोर्टुगीज बेस का जिक्र करता है जो जापानीज मिशनरीज को नौकरी पर रखता है। उसका मानना है ये बेस पहले ताइको के खिलाफ हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होता था। ब्लैकथॉर्न बताता है कि पोर्टुगल और स्पेन ने मिलकर दुनिया के अलग अलग एरियाज को अपने बीच बांट लिया है और उसके हिसाब से जापान अब पोर्टुगल का हिस्सा है। ये बात तोरनागा को बहुत गुस्सा दिलाती है। ब्लैकथॉर्न फिर बोलता है कि पोर्टुगीज सभी नॉन क्रिश्चियन लीडर को अपने क्रिश्चियन लीडर से रिप्लेस करना चाहते हैं। वो ये भी बताता है कि उसका मकसद उसके कॉमन दुश्मनों को हराना है, जो कि शायद तोरनागा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद ब्लैकथॉर्न को वेस्ट पैलेस ले जाया जाता है और तोरनागा के पर्सनल क्वार्टर्स में रखा जाता है, जो उसके लिए बहुत इज्जत की बात है। रात में फादर मार्टिन कुछ पेपर्स लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि ब्लैक शिप को नागासाकी जाने दिया जाए, पर तोरनागा को लगता है कि डिपार्चर को थोड़ा रोका जाए ताकि वो पोर्टुगीज के सीक्रेट बेसिस के बारे में और पता कर सकें। इस डिसीजन से फादर बहुत परेशान है और साथ ही कियामा भी। इनका प्लान मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी रात एक घुसपैठिया कैसल में घुसकर अटैक करता है। कायो जो एक मेड के रूप में है, लेकिन असल में उसने सुपारी ली है, वो अपने टारगेट को ढूंढ रही है। कायो सोचती है उसने ब्लैकथॉर्न का कमरा ढूंढ लिया है और तोरनागा पर हमला कर देती है। ब्लैकथॉर्न तोरनागा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों मिलकर कायो से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। तोरनागा को लगता है कायो असल में ब्लैकथॉर्न को मारने आई थी। असल में इन्होंने अपने कमरे बदल लिए थे। याबुशिगे नई वसीयत लिख रहा है। उसे तोरनागा ने बुलाया है। एक्चुअली हिरोमत्सु कहता है कि याबो ही एक ऐसा इंसान हो सकता है जो असासिन्स को किराए पर लाने के तरीके जानता हो। याबुशिगे के अंदर जाने से पहले उसे अपनी तलवार नागाकाडो को देनी पड़ती है। तोरनागा उसे पिछली रात के हमले के बारे में बताता है और उससे अमीडा सोसाइटी के बारे में पूछता है कि उसे क्या पता है। याबुशिगे समझाता है कि उसको सिर्फ वही पता है जो सबको पता है, कि वो असासिन्स हैं
जो बुद्धा एमिडा के सबसे अटूट कस्मों से बंधे हैं। बेसिकली याबुशिगे गोलमोल जवाब दे रहा है। तोरानागा उससे पूछता है कि वो उसके सिर के बदले कितना दे सकता है, यानी अगर कोई तोरानागा की सुपारी देगा तो याबुशिगे कितना माल देगा। बेसिकली तोरानागा ये क्लियर करना चाहता है कि हमले के पीछे याबुशिगे का ही हाथ था। याबुशिगे को मारने का हुक्म देने के बजाय तोरानागा उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। याबुशिगे सुरागा प्रदेश चाहता है ताकि अपने इलाके को बढ़ा सके। तोरानागा कहता है कि वो उसे ये दे देगा, लेकिन बदले में याबुशिगो को लॉयल रहना पड़ेगा। साथ ही असासिन्स को ब्लैकथॉर्न को मारने भेजा गया था, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए तोरानागा को ब्लैकथॉर्न और लेडी किरी चाहिए। वो चाहते हैं कि याबुशिगे उन्हें एंजीरो लाए। फादर मार्टिन कैप्टन फेरेरा से माफ़ी मांगता है और जोर देता है कि वो अपनी शिप को अभी मकाओ नहीं ले जा सकता, क्योंकि तोरानागा को पता चल गया है कि पोर्टुगीज ने चाइना ट्रेड पर अपनी मोनोपोली से कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया है। कैप्टन उससे कहता है कि वो चर्च के लिए काम नहीं करता, वो क्राउन के लिए काम करता है और ब्लैक शिप आज रात ही रवाना होगी। रॉड्रिगस वॉर्न करता है कि अगर वो बिना क्लियरेंस के चला गया तो उन्हें दोबारा वापस आने का इनविटेशन नहीं मिलेगा। उधर मारिको डॉक्टर के साथ है जो जॉन की चोटों का इलाज कर रहा है। तभी बुंतारो आता है और मारिको से कहता है कि वो जॉन के साथ अजीरो जाएंगे। दूसरी तरफ हिरोमत्सु फूजी के पास आते हैं। वो उसके पति और बच्चे की अस्थियां लाए हैं। वो उसे बताते हैं कि उनका लॉर्ड चाहता है कि वो इसी शाम अजीरो चली जाए। याबुशिगे, योशी नागाकाडो और उनका एक ग्रुप अजीरो जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जॉन, किरोनोकाटा, मारिको और दूसरे लोग भी इनके साथ हैं। ये तोरानागा के बिना जा रहे हैं। लॉर्ड इशुदो आता है। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि तोरानागा ने अपनी पत्नी यानी कीरी को ले जाने से पहले नोटिस नहीं दिया। असल में उसे जाने से पहले उन्हें सी ऑफ करना था, रिस्पेक्ट देने के लिए। इशिदो कीरी से बात करता है। वो बताती हैं कि ओसाका में बहुत सारे असासिन्स हैं, इसी वजह से वो यहाँ से जाना चाहती हैं। जब लेडी शिजू अपनी प्रेगनेंसी के दर्द से चीखती है, तब तोरानागा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चुपके से एक कैरेज में छुप जाते हैं। वो अपना भेस बदलकर कीरी के साथ जगह बदल लेते हैं। असल में काउंसिल ऑफ रीजेंट्स की नेगोशिएशंस अच्छी नहीं थी। काउंसिल तोरानागा को मजबूर कर रही थी कि वो सिपेक्कू यानी रिचुअल सुसाइड कर लें। इस फैसले से बचने के लिए और काउंसिल अपाइज हो जाए, क्योंकि किसी भी फैसले के लिए 5 रीजेंट्स की ज़रूरत होती है और एक नए मेंबर को अपॉइंट करना पॉलिटिकल तौर पर पॉसिबल नहीं है। तोरानागा काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं। इशिदो जाने से पहले उन्हें सेफ जर्नी की बेस्ट विशेस देता है। उसके लोग उन्हें महल के गेट तक सेफली पहुंचाते हैं। रास्ते में मैरिको जॉन को बताती है कि तोरानागा अपनी चालाकियों के लिए जाने जाते हैं और अगर वो पकड़े गए तो न सिर्फ तोरानागा बल्कि सभी लोगों को मार दिया जाएगा। जब ये महल के गेट से निकल रहे होते हैं, एक आदमी लॉर्ड इशिदो के ऑर्डर पर आता है। वो हर एक को वेरीफाई करने की डिमांड करता है। जॉन को लग रहा है कोई भी उस आदमी को नहीं रोकेगा जब वो तोरानागा की बग्गी को चेक करेगा, इसलिए वो उस आदमी का ध्यान भटकाने के लिए बीच में आ जाता है ताकि तोरानागा को बचा सके। वो काफी कुछ बोलता है कि हमारे इंग्लैंड में लड़कियों को ऐसे नहीं देखा जाता, ये बेइज्जती की बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस चक्कर में ब्लैकथॉर्न मार भी खाता है, लेकिन उसका आइडिया काम कर गया। इन्हें बाहर निकलने की परमिशन मिल जाती है। इनका कारवां याबुशिगे के ऑर्डर पर अजीरो की ओर बढ़ता है। मारिको जॉन को अपने हस्बैंड बंटोरो के बारे में बताती है और ब्लैकथॉर्न उसे अपने बच्चों तुदुर और एलिजाबेथ के बारे में बताता है। तभी अचानक इन पर आग के तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, यानी किसी ने इन पर हमला किया है। मारिको फौरन तोरानागा की बग्गी का दरवाजा खोल देती है और उसके लोग तोरानागा को वहां देखकर हैरान हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तोरानागा मान लेते हैं ये हमला ब्लैकथॉर्न की वजह से हुआ है। पता चलता है ये ऑर्डर लॉर्ड कियामा ने दिया था। मारिको भी खुद इस युद्ध में शामिल है। लोग चिल्लाते हैं कि लॉर्ड इशिदो को इन्फॉर्म करना चाहिए कि तोरानागा भाग रहे हैं। वो फौरन इशिदो को बताने निकल जाते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद तोरानागा, जॉन, याबुशिगे, फौजी और मारिको बच जाते हैं और पोर्ट तक पहुंचते हैं। जॉन कुछ क्रू को पहचान लेता है। वो आगे खड़ी शिप को देख रहा है। यही इनके भागने का इकलौता सोर्स है। क्रू फौरन नाव में चढ़ जाते हैं,
इस दौरान बंटारो जो पीछे रह गया है इन पर हमला करने वालों से लड़ता है जो इन्हें रोकने आए हैं। बंटारो बहुत ही बहादुरी से हमलावरों को हराता है, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला करते हैं ये उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वक्त और सेफ्टी की कमी की वजह से ये रुक नहीं सकते। तोरानागा झुककर बंटारो को सलाम करते हैं, जो उसकी रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड को दिखाता है। बंटारो भी झुककर जवाब देता है, जो उसकी लॉयल्टी और डिवोशन को दिखाता है। उस वक्त बंटारो अपनी पत्नी मरिको से नजरें मिलाता है, जो एक इमोशनल मूवमेंट है। फिर वो अटैकर्स की तरफ भागता है और अपनी मौत तक लड़ने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है वो कितना बहादुर और कुर्बानी देने वाला है। इसके बाद क्रू शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जब शिप पर आ जाते हैं, जॉन की नज़र पानी में जाती है। यहाँ लॉर्ड कियामा के लोगों ने इनका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। उसे लगता है अगर उन लोगों ने इन पर हमला किया तो ये शिप डूब जाएगी, बट अगर ये दूर खड़ी ब्लैक शिप पर होंगे तो ये बच सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी शिप है। वहीं लॉर्ड इशिदो को तोरानागा की खबर मिल चुकी है। बात होती है याबुशिगे ने भी उसे धोखा दिया। लॉर्ड इशिदो किनारे से इनकी शिप को देख रहा है। उसे पता चलता है कि यामा के लोगों ने तोरानागा और दूसरों के रास्ते को बंद किया है। इसलिए तोरानागा ब्लैक शिप के कैप्टन फेरिडा के साथ एक समझौता करते हैं ताकि इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल सके। इसके बदले तोरानागा सिल्क ट्रेड के प्रॉफिट में हिस्सा और इदो में एक चर्च बनाने की परमिशन देने का प्रपोजल रखते हैं। काफी सोचने समझने के बाद पोर्टुगीज मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये जॉन को यहीं छोड़कर जाएंगे। असल में ये प्रोटेस्टेंट पायलट को एक बड़ा खतरा मानते हैं और तोरानागा को उस पर यकीन भी है। तोरानागा जोर देकर कहता है कि जॉन उसका मेहमान है, पर आखिरकार वो मान जाते हैं, यानी इन्हें जॉन को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। फादर मार्टिन तोरानागा को जॉन की डायरी देता है ताकि उसका सच सबके सामने आए। जॉन शिप को दूर होते हुए देख रहा है, लेकिन फैसला करता है कि वो पीछे नहीं रहेगा और अपनी शिप को तेज दौड़ाते हुए ब्लैक शिप को चेस करने की कोशिश करता है। किनारे पर खड़ा लॉर्ड इशिदो अभी भी शिप को देख रहा है। उसका सेवक कहता है कि वो शिप्स कभी भी कियामा के आदमियों से आगे नहीं निकल पाएगी, लेकिन शिप्स बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ जाती है। ये देखते हैं कि इनके सामने पत्थर हैं। जॉन की शिप उससे भी बचते हुए आगे निकल गई है। जॉन को आगे निकालने में रॉड्रिगस का रोल भी है। वो बोलता है कि ये उसका कर्ज था जो उसने आज चुका दिया। ईश्वर उसके साथ है और उसे जरूरत भी है। तोरानागा जॉन को जीतता देख बहुत खुश हैं। वो अपने ग्रुप के साथ अपनी शिप पर वापस आ जाते हैं, जिसमें जॉन है। ऐसा लग रहा है उन्हें जॉन की कैप्टनसी पर पूरा भरोसा है। ये एंजिरो के लिए बढ़ते हैं। वहीं लॉर्ड इशिदो अपने प्लान की नाकामी से हैरान है कि वो ब्लैकथॉर्न यानी जॉन और तोरानागा को रास्ते से हटा नहीं पाया। दूसरी तरफ हिरोमत्सु काउंसिल से मिलने आए हैं। वो तोरानागा के रीजेंट के पद से इस्तीफा देने की खबर सुनाते हैं। इशिदो धमकी देता है कि वो उस पर सीरियस चार्ज लगाएगा और जोर देकर कहता है कि इस कागज के टुकड़े से कुछ नहीं बदलेगा। हिरोमत्सु उसे याद दिलाते हैं कि ताइको ने किसी भी वोट के लिए 5 रीजेंट्स की मांग की थी और अब उसके पास सिर्फ 4 ही रीजेंट्स हैं, यानी वो तोरानागा पर कोई केस नहीं कर सकता और उन्हें कोई सजा नहीं दे सकता। वहीं शिप पर जॉन मरिको को बताता है कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था ताकि समुद्र में जिंदगी जी सके। वो मरिको से उसके पति की मौत के लिए माफी मांगता है। तोरानागा पास आते हैं और जॉन की बहादुरी के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तोरानागा जॉन को उसकी डायरी दिखाते हैं जो फादर मार्टिन ने गिफ्ट की थी और बताते हैं कि इन्हें ट्रांसलेट करने में बहुत वक्त लगेगा। तब तक तोरानागा युद्ध की तैयारी करना चाहते हैं और जॉन से बोलते हैं कि वो एक बटालियन को फॉरेन टैक्टिक्स और शिप से लाए वेपन का इस्तेमाल सिखाए। इसके बदले तोरानागा जॉन को उसके क्रू और शिप वापस देने का वादा करते हैं। जॉन को हतामोतो का टाइटल दिया जाता है, जो बड़ी इज्जत की बात है। इसके लिए जॉन तोरानागा का शुक्रिया अदा करता है। तोरानागा फिर जॉन से पूछता है कि क्या वो उसे तैरना सिखाएगा। जॉन कई बार डाइविंग करता है। वो बुरी तरह थक चुका है, बट वो डाइविंग करता रहता है जब तक तोरानागा मना नहीं करते। आखिरकार तोरानागा उससे बोलते हैं क्या जॉन उसके साथ रेस लगाएगा। जॉन हाँ बोलता है और दोनों अपनी रेस शुरू करते हैं।
एक आदमी ओसाका से अजीरो में लॉर्ड ओमी के पास एक मैसेज लेकर आता है। लॉर्ड ओमी शहर के लोगों को फौरन तैयारी करने का हुक्म देता है, क्योंकि लॉर्ड याबुशिगे और उनके मेहमान लॉर्ड तोरानागा आ रहे हैं। फूजी, जो अपने पति और बच्चे की मौत से गम में डूबी है, मरिको से गुजारिश करती है कि उसे जाने दे और नन बनने दे, क्योंकि उसे जॉन की सेवा करने से ज्यादा नन बनकर अच्छा फील होगा। मरिको उससे कहती है कि वो लॉर्ड तोरानागा पर भरोसा करे और सिर्फ 1 साल जॉन का ख्याल रखे। आखिरकार फूजी 6 महीने के लिए मान जाती है। उधर नागाकादो और याबुशिगे के बीच कशिगी ओमी के बारे में बात हो रही है। नागाकादो बिना सोचे समझे कह देता है कि तोरानागा अब रीजेंट नहीं रहे और उन्हें अपने आप को तैयार करना होगा, इससे पहले कि इशिदो उनका रिप्लेसमेंट ढूंढें। तोरानागा, जो इनकी बातें सुन रहे थे, बताते हैं कि उन्होंने काउंसिल से रिजाइन कर दिया है। याबुशिगे इस बात से बहुत घबरा जाता है। मजेदार बात यह है कि याबुशिगे सजेस्ट करता है कि तोरानागा को सेपुक्को कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन देकर अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तोरानागा कहते हैं कि जब तक उन्हें कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिलता, उन्हें कोई भी सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं। ये फाइनली अजीरो पहुंच गए हैं। जोर शोर से इनका स्वागत होता है। अजीरो के लोग हैरान हैं जब वो जॉन को फिर से देखते हैं। ये वही जगह है जहां जॉन को पहली बार बंदी बनाया गया था। लोग और ज्यादा हैरान होते हैं जब उन्हें पता चलता है तोरानागा ने उसे होतामोतो का टाइटल दिया है। लॉर्ड तोरानागा समुराई और अजीरो के लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो उसके लिए वफादार रहेंगे। इसके बाद तोरानागा अजीरो में नहीं रुकते। वो नागाकादो को गन रीजमेंट ट्रेनिंग का काम देते हैं ताकि वो इशिदो और उसकी आर्मी का सामना कर सकें। ये ट्रेनिंग इन्हें जॉन देगा, पर यहाँ जॉन तो अपनी शिप इरास्मस पर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने क्रू को ढूंढ रहा है। उसे अपनी गन्स भी वापस चाहिए। वो मुराजी से उनके बारे में पूछता है। पता चलता है उन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। मरिको उसे बताती है कि वो ईदू में है और उसकी गन्स उसे तब मिलेंगी जब जरूरत होगी। फिर उसे वार्न करती है कि उसकी शिप और क्रू अब तोरानागा की प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद वो जॉन को उसका नया घर दिखाने ले जाती है। जब जॉन और मरिको अपने घर पहुंचते हैं, जॉन एक आदमी ओजिराओ को सामा कहकर बुलाता है। मरिको समझाती है कि सामा का टाइटल ऐसे यूज नहीं किया जाता। शायद ओजिराओ एक नौकर है, इसलिए उसे एक हाई रैंक वाले इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। जॉन को पता चलता है कि हतामोतो बनने के बाद वो कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकता है। एक्चुअली जब से अजीरो, याबुशिगे, नागाकादो और उसके लिए ऑपरेशंस का बेस बन गया है, वो तोरानागा के लिए एक मिलिट्री यूनिट को ट्रेन करेंगे। हतामोतो के रूप में उसे तोरानागा के लिए अपनी ओथ को फॉलो करना होगा। उसे इस घर में रहना होगा। फूजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो उसका घर चलाएगी, और उसे अपना टाइम याबुशिगे की आर्मी को तोरानागा के लिए ट्रेन करने में लगाना होगा। जॉन पॉइंट आउट करता है कि वो अब भी एक प्रिजनर है, हालांकि वो बंद नहीं है। वहीं याबुशिगे ओमी से शिकायत कर रहा है कि उसका इशिदो के साथ रिलेशन कमजोर हो गया है, क्योंकि वो तोरानागा की सेवा कर रहा है। ओमी याबुशिगे को दिलासा देता है कि किसी न किसी तरह तोरानागा को इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा, और तब जॉन के शिप की सभी गन्स और कैनन्स उसकी हो जाएंगी। वो उन्हें इशिदो को दे सकता है और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकता है। उधर फूजी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हुए जॉन को घर के हर कोने में फॉलो कर रही है, रात में भी। ये रिवाज है कि फूजी तब तक नहीं सो सकती जब तक जॉन जगा रहेगा। मरिको फूजी को वहां से भेज देती है। तब वो रिवील करती है कि फूजी ने अभी अभी अपने पति और बच्चे को खोया है। फूजी पर ड्यूटीज डालकर उसे डिप्रेशन से बचाने की कोशिश हो रही है। जॉन इस बात से अग्री नहीं करता। मरिको को लगता है जॉन जापानीज लोगों के अपने इश्यूज से डील करने के तरीके को कम समझ रहा है। उसका कहना है कि फूजी उतनी कमजोर नहीं जितना उसे लग रहा है। अगले दिन ओमी जॉन से उसके पास जो वेपन्स हैं उन्हें सरेंडर करने को कहता है। जॉन देने से मना कर देता है। मरिको उसे शांत रहने को बोलती है और फूजी जॉन से कहती है कि वो अपनी गन्स उसे दे दे। जब ओमी उन्हें उससे छीनने की कोशिश करता है, फूजी ओमी पर गन तान देती है और उसे वहां से जाने को बोलती है।
ओमी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे वहां से जाना पड़ता है। मारिको और जॉन फिर याबुशिगे, नागाकादो, ओमी और याबुशिगे के बाकी आदमियों के साथ एक मीटिंग करते हैं जॉन के वेपन्स की डेमो के लिए। जॉन उन वेपन्स के डिस्ट्रक्टिव नेचर को हाइप करने के लिए कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है, लेकिन मरिको को फैक्ट्स चाहिए। तो जॉन एक प्रैक्टिकल डेमो देता है और दिखाता है कि कैनन कितना इफेक्टिव हो सकता है। याबुशिगे इम्प्रेस है, जिससे जॉन उसके गुड बुक्स में आ जाता है। जब जॉन याबुशिगे के सैनिकों को तोपें चलाना सिखाता है, पूरा गांव उसकी आवाज से घबराया हुआ है। मारिको को जॉन के नोट्स दिखते हैं। मारिको इसके बारे में जॉन से बात करती है ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि अगर वो पोर्टुगीज को अपना दुश्मन समझता है, तो भी वो तोरानागा और जापानीज लोगों को उनके ट्रेड टाइज की वजह से उनके खिलाफ नहीं कर सकेगा। इनकी बातचीत एक बेबी अर्थक्वेक से रुक जाती है और मारिको जॉन को इसका एग्जाम्पल देकर समझाती है कि जापान में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जापानीज लोग इस मुश्किल को कमजोरी नहीं मानते। वो इसे ऑर्गेनाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं कीकू ओमी को अजीरो का लॉर्ड बनने के लिए पुश कर रही है और कहती है कि अगर एक दिन ओमी खुद अजीरो को रूल करे तो अच्छा होगा। ओमी इस आइडिया से खुश है। अगले दिन जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तब एक आदमी दौड़कर सबको वार्न करता है कि लॉर्ड इशिदो के लोग वेस्ट से आ रहे हैं। निबारा जोजन अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचता है। याबुशिगे जोजन से अकेले में बात करने जाता है। वो याबुशिगे को एक लेटर देता है जिसमें लिखा है वो ओसाका आए और इशिदो के साथ अपने अलायंस को सुधारे। याबुशिगे उसे बताता है कि ये सब गलत फहमी है, लेकिन जोजन समझाता है कि अगर वो मना करेगा तो वो याबुशिगे को इशिदो का दुश्मन मानेगा। याबुशिगे कहता है कि वो सिर्फ इशिदो की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बारबेरियन से युद्ध के तरीके सीखकर। तब याबुशिगे जोजन को सजेस्ट करता है कि वो अजीरो में रुककर जॉन के वेपन्स का डेमो देखे, जिसे वो तोरानागा को हटाने के बाद इशिदो को देने का प्लान बना रहा है। जोजन ये मानने के लिए तैयार हो जाता है। नागाकादो इस आइडिया के खिलाफ है, पर याबुशिगे उससे कहता है कि वो जोजन को वेपन्स दिखाना चाहता है ताकि वो डर जाए और वापस ओसाका जाकर इशिदो को पीछे हटने को बोले। इसके बावजूद याबुशिगे अब भी ओसाका जाने और इशिदो से मिलने को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि इशिदो को धोखा देने या तोरानागा के खिलाफ एक्शन लेने, दोनों ही सूरतों में वो मारा जाएगा। ओमी कहता है कि उसके पास एक सल्यूशन है। रात में जॉन, मारिको और फूजी साथ में डिनर कर रहे हैं। जॉन फूजी से अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। वो फूजी को अपनी गन्स देकर उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है। बदले में फूजी अपने पिता के स्वॉर्ड्स जॉन को देती है, क्योंकि एक हतामोतो के रूप में उसके पास स्वॉर्ड्स होनी चाहिए। जॉन थोड़ा हेजिटेट होता है, पर फिर भी वो स्वॉर्ड्स ले लेता है और जापानीज खाना खाने लगता है ताकि वो दिखा सके कि वो जापानीज कल्चर को अपना रहा है। इस कॉन्वर्सेशन के बिल्कुल उलट हम ओमी और नागाकादो को तोरानागा की टैक्टिक्स के बारे में डिस्टर्बिंग डिस्कशन करते हुए देखते हैं। नागाकादो को लगता है उसके पिता यानी तोरानागा उसकी काबिलियत को कमजोर समझते हैं। आखिर में ओमी नागाकादो को कुछ खतरनाक करने के लिए कन्विंस करता है ताकि सब उसे सीरियसली लें। वहीं मारिको और जॉन अकेले में अपना वक्त बिताते हैं। मारिको जॉन को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली के साथ अन्याय हुआ, जिसने लगभग उसे सोसाइटी से निकाल दिया। ये क्लियर नहीं है कि वो क्या है, पर अपेरेंटली तोरानागा ने मारिको को एक मौका दिया अपने आप को साबित करने का। वो डिटेल में नहीं जाती और जॉन से लंदन के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे अपना शहर घुमाएगा अगर उसे जॉन के साथ जाने का चांस मिले। इस पर जॉन का कहना है हाँ, वो जरूर घुमाएगा। अगली सुबह हम जॉन, मारिको, नागाकादो, याबुशिगे, जोजन, ओमी, इशिदो के लोग और याबुशिगे के लोगों को एक कैनन फायरिंग प्रैक्टिस सेशन में शामिल होते हुए देखते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर नागाकादो अपनी मनमानी करते हुए कैनन को जोजन और उसके लोगों की तरफ मोड़ता है और उन्हें उड़ा देता है। याबुशिगे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि नागाकादो की ये हरकत इशिदो के साथ युद्ध शुरू कर देगी।
उसे पता है ये स्टेटमेंट आग की तरह फैल जाएगी और सारा इल्जाम तोरनागा और नागाकादो पर आ जाएगा, जिससे इशिदो तोरनागा को ढूंढने और मारने पर मजबूर हो जाएगा। अगर तोरनागा इशिदो के साथ बिजी रहेगा तो उसके पास याबुशिगे के धोखे के बारे में सोचने का टाइम नहीं होगा और याबुशिगे बिना किसी रुकावट के इशिदो के साथ जुड़ सकेगा। और ये भी पता है तोरनागा नागाकाडो के एक्शन से डिसअपॉइंट होगा। ये भी पॉसिबल है कि तोरनागा ने इस बात का पहले से ही अंदाजा लगा लिया हो और ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो, ताकि वो ट्रेटर्स को पहचान सके और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सके। अगर नहीं तो वो शायद नागाकादो को अपने आप को सेपोक्को करने का कमांड देगा, क्योंकि उसने तोरनागा को डिसऑनर किया है। किसी भी तरह याबुशिगे ने एक बड़ा जुआ खेला है। सभी जोजन और उसके लोगों की लाशें उठा रहे हैं। तभी इन्हें एक सेना के आने की आवाज सुनाई देती है। लॉर्ड तोरनागा अपनी बड़ी फौज के साथ आते हैं। उनके साथ बंतारो भी है, जो कि जिंदा है। मरिको बंतारो को देखकर हैरान है। उधर काउंसिल ऑफ रीजेंट्स मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तोरनागा को हटाने की चर्चा हो रही है। इशिदो उन्हें याद दिलाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब काउंसिल में 5 मेंबर नहीं है। डिसाइड होता है तोरनागा का रिप्लेसमेंट कौन बनेगा, ताकि वो उसका इम्पीचमेंट आगे बढ़ा सकें। लेकिन लगता है ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि काउंसिल में ज्यादा मेंबर देश को संभालने वाले होने चाहिए या फिर काउंसिल को क्रिश्चियन बना देना चाहिए। वहीं तोरनागा मरिको को बताते हैं बंतारो रोनिन के एक ग्रुप के हेल्प से कियामा और इशिदो के हमले से बच गया। मरिको जॉन के काम की डिटेल नोट्स तोरनागा को देती है। वो मरिको से बोलते हैं कि वो जॉन की ट्रांसलेटर बनकर रहे। साथ ही वो ये भी कहते हैं उन्होंने बंतारो को जॉन के घर में शिफ्ट होने के लिए कहा है, ताकि मरिको उसकी और जॉन दोनों की सेवा कर सके। तोरनागा को मरिको और जॉन के रिलेशन के बारे में नहीं पता। तभी यहाँ नागाकादो आता है। वो अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए एक चिड़िया का शिकार करता है, लेकिन तोरनागा उस चिड़िया को मरिको को दे देते हैं और कहते हैं कि वो इसे जॉन को दे दे एज अ गिफ्ट। फिर तोरनागा नागाकादो को उसकी बेवकूफ़ी के लिए डांटते हैं। हालांकि तोरनागा दूर थे, पर उन्हें पता है नागाकादो ने याबुशिगे और ओमी की वजह से ये सब किया। वो अपने बेटे को वार्न करते हैं कि वॉयलेंस से अलर्ट रहे। महल में इशिदो को जोजन का सिर मिलता है। उसे देखकर वो तोरनागा और उसके पूरे खानदान को खत्म करने की प्लानिंग करने लगता है। वहीं जॉन को तोरनागा से जो गिफ्ट मिला है उसे वो बाहर लटका देता है और बोलता है कोई भी इसे छू नहीं सकता, और अगर किसी ने छुआ तो उसे मरना पड़ेगा। फूजी जॉन के खाने का अलग इंतजाम करने का ऑर्डर देती है, लेकिन ये सब रुक जाता है जब फूजी देखती है अंदर उसके अंकल बंतारो हैं। वो उनका वेलकम करती है, हालांकि वो उनके आने पर खुश नहीं है। बंतारो कुछ जजमेंटल कमेंट्स करता है जॉन और फूजी के बारे में और बोलता है वो डिनर के लिए वापस आएगा। उधर याबुशिगे लॉर्ड तोरनागा को ट्रेनिंग के बारे में बताता है। तोरनागा याबुशिगे से जोजन के साथ क्या हुआ उसके बारे में पूछते हैं। याबुशिगे अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है। तोरनागा उसे दोनों तरफ खेलने और अपने बेटे को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन याबुशिगे कहता है कि ये उसने नहीं किया। याबुशिगे पूरा ब्लेम ओमी पर डाल देता है। कहता है उसने ही नागाकादो को उकसाया था ताकि वो अपने पिता की गुड बुक्स में आ जाए। तोरनागा बोलते हैं कि अब जोजन मर चुका है तो इन्हें युद्ध के लिए रेडी हो जाना चाहिए। वो याबुशिगे को कंफ्यूज करते हैं ओमी को जॉन के कैनन रीजमेंट का लीडर बनाकर। याबुशिगे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो ओमी के घर जाता है और उसका सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। ओमी बोलता है वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन याबुशिगे कहता है कि भले ही ओमी ऑफिशियल लीडर है, लेकिन याबुशिगे ही अनऑफिशियली सब कुछ कंट्रोल करता है। याबुशिगे को यकीन है इनके बीच कोई जासूस है जो इनकी सभी बातें तोरनागा तक पहुंचाता है। वो उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। फिर याबुशिगे लगारशी को ओसाका भेजता है ताकि लॉर्ड इशिदो को यकीन दिला सके कि वो अब भी उसके साइड पर है। योजिराओ और तोरनागा का स्पाई मोराजी चिड़िया के सड़ने को लेकर अफसोस करते हैं।
फूजी और मरिको अपनी शिकायतें करती हैं कि जैसे वो दोनों अपने कर्स्ड हस्बैंड से बंधी हुई हैं। तभी यहाँ जॉन आता है। वो सोचता है मरिको उसे कुछ बताएगी कि इनका रिलेशनशिप मरिको और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करेगा। लेकिन मरिको सिर्फ इतना कहती है कि वो डिनर के लिए तैयार हो जाए। रेडी होने के बाद जॉन गार्डन में बंतारो का वेट करता है। ओजीराओ जो गार्डन की देखभाल करता है, जॉन को रॉक गार्डन के बारे में समझाता है। बंतारो आता है और ये साफ है कि उसे जॉन की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। जॉन उसका वेलकम करता है। दोनों गन्स और स्वॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो असली लड़ाई है वो वर्ड्स और कल्चर की है। डिनर के वक्त जॉन इन्हें रैबिट स्ट्यू ऑफर करता है, लेकिन जापानीज इसे ट्राई करने में हिचकिचाते हैं। फिर ये जापानीज खाना खाते हैं। मरिको इनकी बातों को ट्रांसलेट कर रही है, बट वो अपने वर्ड से माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। जॉन देखता है बंतारो ट्रेडिशनल कप से ड्रिंक कर रहा है, तो जॉन भी अपने सूप बोल से ड्रिंक करने लगता है। इससे दोनों के बीच एक ड्रिंकिंग मैच शुरू हो जाता है। फूजी और मरिको ये नॉनसेंस खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जॉन सिचुएशन को टेंस बना देता है जब वो बंतारो को फोर्स करता है कि वो एक्सप्लेन करे कि वो कैसे इशिदो और कियामा के आदमियों से बच निकला। बंतारो अपने बो और एरो से अपना स्किल दिखाता है और मरिको को डिसरिस्पेक्ट करता है जब वो तीर उसके चेहरे के बहुत करीब से निकालता है। जॉन इस सिचुएशन से शॉक्ड है और मरिको से कहता है कि वो बंतारो को बताए कि माना मरिको उसकी वाइफ है, बट उसे अपनी पत्नी के साथ थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए। मरिको जब इसे ट्रांसलेट करती है, बंतारो जोर जोर से हंसने लगता है। वो ऑर्डर देता है कि मरिको जॉन को अपनी फैमिली के बारे में बताए। मरिको बताती है वो लॉर्ड अकेची जिनसाई की बेटी है, जिसे बंतारो एक धोखेबाज असासिन कहता है। ताइको से पहले जापान के रूलर लॉर्ड कुरोदा सामा थे। वो एक करप्ट और मर्डरर थे। उसके पिता लॉर्ड अकेची ने मजबूर होकर राज्य की भलाई के लिए उन्हें मार डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि मरिको की पूरी फैमिली को मार दिया गया। उसके पिता को मजबूर किया गया कि उसकी माँ, भाई और बहन को मार डालें, फिर अपने आप को सेपुक्कू कर लें। मरिको को छूट दी गई थी क्योंकि उसकी शादी हाल ही में हुई थी। बंतारो ने मरिको को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने नहीं दिया। हर साल मरिको उसे कहती रही कि उसे अपने पिता अकेची और अपनी फैमिली पर लगा इल्जाम साफ करना होगा, और हर साल बंतारो कहता रहा उसका जिंदा रहना ही उसके लिए काफी है। उसी रात बंतारो मरिको को फिजिकल अब्यूज करता है। जॉन गुस्से में अपनी गन से बंतारो को मारने उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन बंतारो अपनी तलवार नीचे कर देता है और कहता है कि उसने शराब की वजह से गलत बिहेव किया। जॉन ऑब्वियसली एक इनोसेंट आदमी को मारना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। उधर तोरानागा मुराजी से मिलते हैं। मुराजी उन्हें बताता है कि याबुशिगे स्पाई को ढूंढ रहा है। तोरानागा का सॉल्यूशन ये है कि मुराजी एक ट्रैप याबुशिगे की तरफ फेंके, ताकि उसे लगे कि जो स्पाई वो ढूंढ रहा है वो पकड़ा गया। वहीं फूजी जॉन से कहती है कि वो बर्ड हटा दे, हालांकि वो सड़ चुकी है। लेकिन इस पर ध्यान देने की बजाय जॉन मरिको के पास जाता है, जो जंगल के एक सुनसान हिस्से में अकेली बैठी है। मरिको जॉन से बोलती है कि अब इन्हें साथ में नहीं दिखना चाहिए। जॉन मरिको को सजेस्ट करता है कि अगर वो चाहे तो बंतारो को छोड़ दे। मरिको जॉन को तलवारों की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि फूजी के पिता एक हीरो की तरह नहीं मरे, और वो तलवार फूजी के दादा ने एक नशे में धुत समुराई से खरीदी थी, ताकि फूजी के दिल में अपने पिता के लिए इज्जत का एहसास बना रहे। मरिको इस कहानी को अपनी सिचुएशन से जोड़ती है और बताती है वो बंतारो को एक चीज नहीं दे रही, अपनी नफरत। जॉन पॉइंट आउट करता है इससे मरिको को तकलीफ हो रही है और उसे अपने आप को ये सब झेलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, सिर्फ बंतारो से बदला लेने के लिए। वो आदमी एक बेवकूफ है और वो मरिको की इस हरकत को समझ नहीं पाएगा, और अगर वो ये नहीं समझता कि उसको सजा दी जा रही है तो इसका क्या फायदा। ये सब सुनकर भी मरिको अपने तरीके से बंतारो को अपनी नाराजगी दिखाएगी और वो जो कर रही है वही करती रहेगी। वो जॉन से बोलती है वो अपनी दूरी बनाए रखे।
जॉन अपने घर लौटता है और देखता है कि ओजीराव को बर्ड छूने के लिए मार दिया गया। जॉन ने कहा था उस बर्ड को छूना मना है, तो लगता है ओजीराव ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, क्योंकि कोई भी सड़ी हुई चिड़िया की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ये वजह काफी थी उसे मारने के लिए। ये हुक्म फूजी ने दिया था, इसीलिए वो जॉन से बोलती है वो उसे भी मार दे। जॉन इस सब से घिन महसूस कर रहा है और वो फूजी और उसके स्टाफ से कहता है कि उसके पास से चले जाएं, वरना गुस्से में वो कुछ भी गलत कर देगा। इसके बाद जॉन मरिको और लॉर्ड तोरनागा से इस मुद्दे पर बात करने जाता है। उसे लगता है जापानीज कल्चर में जिंदगी की कोई कीमत नहीं, इसलिए उसे इंग्लैंड वापस जाना है। मरिको समझाती है कि कहा गया था कोई भी उस बर्ड को न छुए। जॉन का कहना है वो सिर्फ एक बर्ड थी। इस पर मरिको समझाती है बर्ड नहीं बल्कि उसके वर्ड्स की अहमियत थी। किसी ने उस बर्ड को चुरा कर दफना दिया और उसकी पूरी जिम्मेदारी माली ने अपने ऊपर ले ली। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया दूसरों के लिए। तभी अचानक एक जोर का भूकंप आता है। सभी लोग पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें तोरनागा भी दफन हो जाते हैं। लेकिन फौरन जॉन और उनका बेटा उन्हें बचाने के लिए नीचे कूदते हैं। ये तोरनागा को बचा लेते हैं, पर उनकी तलवार दफन हो जाती है। इसलिए जॉन तोरनागा को फूजी के पिता की तलवार ऑफर करता है। लॉर्ड तोरनागा उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखते हैं पूरा गांव मिट्टी और पेड़ पौधों से ढका जा रहा है। जॉन फूजी को चेक करने के लिए दौड़ता है, जो अब भी जिंदा है लेकिन जख्मी है। जॉन ओजिराव के रॉक गार्डन को दोबारा से अरेंज करता है। इस सब परेशानियों के बावजूद याबुशिगे और ओमी जासूस को ढूंढ लेते हैं। जब मुराजी उन्हें उसके घर ले जाता है, यहाँ लेटर्स छुपे मिलते हैं। पता चलता है ये माली ओजिराव का घर है, जिसकी मौत एक दिन पहले ही हो चुकी है। यानी तोरनागा के कहने पर मोराजी ने योजिराव को स्पाई बनाकर पेश किया है, जो याबुशिगे को यकीन दिलाता है कि तोरनागा का स्पाई मर चुका है। यानी ओजिराव बर्ड को छूने की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि तोरनागा को बचाने के पर्पस से मारा गया। लेडी ओशिबा ओसाका आ गई हैं। वो अपने बेटे से मिलती हैं और फिर इशिदो से बात करती हैं। वो इशिदो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे ईदो से बाहर निकाला, लेकिन वो ये भी बताती है कि तोरनागा ने वोट करने की पावर छीनकर कैसे काउंसिल को हराया है। इशिदो यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो तोरनागा को गिराने के लिए काम कर रहा है। लेडी ओशिबा उससे कहती है कि काउंसिल के पास अपना मौका था, लेकिन उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया और अब सभी डिसीजंस वो खुद लेगी और काउंसिल उसको जवाब देगी। हमें 22 साल पहले का सीन दिखाया जा रहा है। मरिको अपने पिता के साथ अजुशी कैसल में रहती है। यहाँ मरिको और लेडी ओशिबा में बॉन्ड बनता है। ये दोनों जब छोटे होते हैं तब ओशिबा के पिता और लॉर्ड अकेची के बीच का रिलेशन बिगड़ जाता है, क्योंकि ओशिबा के पिता लगातार लोगों को मारते रहते हैं। जब मरिको एक महान योद्धा बनने की ट्रेनिंग कर रही होती है, तो उसे मजबूरन बंतारो से शादी करनी पड़ती है। इसके साथ ही मरिको और लेडी ओशिबा की दोस्ती और मरिको का योद्धा बनने का सपना दोनों ही खत्म हो जाते हैं। एक फ्यूनरल सेरेमनी हो रही है उन लोगों के सम्मान में जो भूकंप में मारे गए। तोरनागा जॉन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने उनकी 2 बार जान बचाई है। वो जॉन को कनागावा के पास एक रियासत देते हैं। उसे सैलरी भी मिलेगी। साथ ही वो जॉन को जापानीज कैनन रीजमेंट का जनरल और कंटो का चीफ एडमिरल बना देते हैं। इसके अलावा जॉन को 2 नई तलवारें मिलती हैं, क्योंकि उसने तोरनागा को अपनी तलवार दे दी थी। वहीं याबुशिगे परेशान है। उसके हजारों सैनिक भूकंप में मारे गए और अब इनके पास इतनी सेना भी नहीं है कि ये इशिदो का मुकाबला कर सकें। ओमी अलग ही दुनिया में है। उसे सिर्फ जॉन की टेंशन है, क्योंकि उसे जनरल बना दिया गया है और ये बात ओमी को पसंद नहीं आती। याबुशिगे उसे समझा रहा है वो तोरनागा का डिसीजन था। इनकी आर्मी अब इनकी नहीं रही। याबुशिगे का कहना है इनके सर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और ओमी को जॉन की पड़ी है। याबुशिगे मजाक में अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो एक नई विल बनाए, वरना वो इस पूरी सिचुएशन से सेफली बाहर नहीं निकल पाएंगे। उधर जॉन घर आता है। मरिको प्रेयर कर रही है। जॉन भी दरवाजे के दूसरी तरफ प्रेयर शुरू कर देता है।
बंतारो मरिको का पति होने के बावजूद उसके साथ इज्जत से पेश नहीं आता। वो अपने बिहेवियर के लिए लॉर्ड तोरनागा से माफी मांगता है। तोरनागा उससे कहते हैं कि वो मरिको को तलाक दे दे, लेकिन बंतारो मना कर देता है क्योंकि उनकी शादी को बहुत साल हो गए हैं। बंतारो बोलता है कि उसके साथ मरिको बर्फ जैसी है, लेकिन जॉन के साथ वो जिंदा पिघली हुई रहती है। तोरनागा उससे बोलते हैं वो 7 दिन तक मरिको से दूर रहे। असल में शायद ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि बंतारो समझ जाए कि उसे मरिको की जिंदगी से निकल जाना चाहिए, ताकि उसे उसका परेशान चेहरा दोबारा न देखना पड़े। बंतारो चला जाता है। जॉन तोरनागा के पास आता है उसके दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में बात करने। जॉन पूछता है उसे क्यों कैनन रीजमेंट दिया गया। तोरनागा के लिए ज्यादा यूजफुल होगा अगर जॉन समुद्र में फाइट करे। वो कहता है वो पोर्टुगीज और क्रिश्चियन रीजन को तोरनागा के लिए गिराना चाहता है, मगर तोरनागा ऐसा नहीं करना चाहते। वो जॉन को भेज देते हैं और मरिको से बोलते हैं कि उसे ब्रॉथल ले जाए और इंश्योर करे कि उसके अच्छे से खातिरदारी हो। थोड़ा अजीब है कि तोरनागा चाहते हैं मरिको उसकी ट्रांसलेटर बनकर जाए। ओसाका में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। सब लोग चिल्लाते हुए दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं। हिरोमत्सु लेडी किरी और शिजू के साथ भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि इशिदो ने रीजेंट्स और उनकी फैमिलीज को कैसल में हॉस्टेज बना दिया है ताकि वो तोरनागा के अगेंस्ट वोट करवा सकें। लेकिन क्योंकि शिजू प्रेग्नेंट है, किरी डिसाइड करती है वो उसके साथ रहेगी और हिरोमत्सु को कहती है कि वो तोरनागा के पास जाए और उसे सब कुछ बताए। बढ़ती हुई हिंसा से फादर डेल एक्वा परेशान है। फादर मार्टिन पूछता है कि क्या हो रहा है। फादर डेल एक्वा बताते हैं कि इशिदो को लगता है कि वारिस की जान खतरे में है और इस वजह से उसने रीजन को वोट के लिए अपने कैसल में बंद कर दिया है। फादर मार्टिन को लगता है कि लेडी ओशिबा इसके पीछे है क्योंकि जब से वो ओसाका आई है सब कुछ और भी बिगड़ गया है। मार्टिन को लगता है लेडी ओशिबा एंटी क्रिश्चियन है। वो सजेस्ट करता है कि चर्च को तोरनागा के साथ एक बॉन्ड बनाना चाहिए। फादर डेल एक्वा इस सजेशन को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि तोरनागा मिनोवारा क्लैन से है, लेकिन उसे उम्मीद है कि जब रीजेंट्स के बीच सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब तोरनागा इन्हीं की तरफ होंगे। उधर लेडी ओशिबा अपने बेटे के बालों को संवार रही है। उसे लेडी मरिको के साथ अपनी दोस्ती याद आती है। उसे याद आता है जब उसके पिता क्योटो में मारे गए और ओशिबा को बचाने के लिए उसे भगाया गया। इसके बाद वो दायोन से मिली। उन्होंने बताया वो ताइको को औलाद नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने वारिस पैदा करने के लिए ओशिबा को रख लिया। प्रेजेंट में लेडी ओशिबा और रीजेंट्स ताइको के राज का एक थिएटरिकल प्ले देखने जाते हैं। कियामा ओशिबा और इशिदो के बारे में सुगियामा से शिकायत कर रहा है और ये दोनों उम्मीद करते हैं जैसे ही 5th रीजन अनाउंस होगा तोरनागा मार दिया जाएगा, होस्टेजेस रिलीज हो जाएंगे। वैसे लेडी कीरी, तोरनागा की वाइफ, ये सब सुन रही है। दायोन ओशिबा से कहती हैं कि वो इशिदो का साइड लेकर गलत कर रही है। प्ले ओशिबा को ताइको की कॉन्सर्ट बनने के लिए मजबूर होने की याद दिलाता है। प्ले के बाद ओशिबा और इशिदो लॉर्ड इतो के पास जाते हैं जो प्ले में ताइको का रोल प्ले कर रहा था। इशिदो उससे पूछता है कि क्या वो रीजन बनने में इंटरेस्टेड है। एक्चुअली इतो को तोरनागा के अगेंस्ट वोट करने और उसे मारने के लिए कन्विंस करना बहुत आसान है। इशिदो के लिए ये सब एक पॉलिटिकल मूव है, लेकिन ओशिबा के लिए ये पर्सनल है। इशिदो जानना चाहता है क्यों। ओशिबा इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना बोलती है तोरनागा को जितनी जल्दी हो सके मार दिया जाए। उधर हिरोमत्सु अजीरो पहुंच चुके हैं। वो तोरनागा को वार्न करने आए हैं। वो इशिदो और उसके अलायंस को हराने के लिए क्रिम्सन स्काई प्लान के बारे में बात करते हैं, जिसमें काउंसिल ऑफ रीजन को गिराने और लॉर्ड तोरनागा को शोगुन बनाने का आइडिया है। लेकिन लॉर्ड तोरनागा इस प्लान को मना कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। वहीं मरिको और फूजी जॉन के लिए सबसे अच्छी वैश्या कीकू को बुलाने का इंतजाम करते हैं। इसके लिए वो ओनर को अच्छी रकम देंगे। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं और डील फिक्स हो जाती है। इस बीच कीकू ओमी के साथ है जो नाराज है कि कीकू को जॉन के पास जाना पड़ेगा।
बाद में मरिको जॉन से कहती है कि एक शादीशुदा औरत का टी हाउस जाना अनकॉमन है, लेकिन तोरानागा ने जॉन के लिए ऐसा किया क्योंकि उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। जॉन मरिको के साथ टी हाउस पहुंचता है कीकू से मिलने। जॉन अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन मरिको उससे बोलती है वो सीन न क्रिएट करे। कीकू अपनी तरफ से इनका वेलकम करती है। फिर वो जॉन और मरिको दोनों को अपने रूम में आने के लिए बोलती है, लेकिन मरिको का कहना है सिर्फ जॉन जाएगा। हमें पता है ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगली सुबह कीकू जॉन को घर वापस ले आती है। सभी लोग इन्हें देख रहे हैं। ओमी और नगाकादो को जॉन से जलन हो रही है क्योंकि उसे तोरानागा से इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। रात में लॉर्ड तोरानागा मरिको से उसके बचपन के बारे में बात करते हैं। वो उससे ओशिबा के इरादों के बारे में पूछ रहे हैं। मरिको जवाब देती है कि औरतों को युद्ध करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि सोसाइटी हमेशा उन्हें युद्ध की सिचुएशन में रखती है। मरिको को लगता है उसे एक महान योद्धा बनना था, बट शादी की वजह से उसका ये सपना टूट गया। तब तोरानागा बताते हैं उसके पिता ने मरिको के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान किए थे और उसकी शादी सिर्फ उसे बचाने के लिए की गई थी, ताकि वक्त आने पर इनका मकसद पूरा हो सके। ये सुनकर मरिको को लगता है उसने अपने पिता को मायूस किया, लेकिन लॉर्ड तोरानागा उसे बताते हैं कि इनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, यानी वो जो बनना चाहती है बन सकती है। दूसरी तरफ काउंसिल फिफ्थ रीजन बनाने के लिए इकट्ठा है। ये लॉर्ड ईटो को 5वां मेंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन सुगियामा ईटो को वोट देने से मना कर देता है। उसे लगता है ताइको के वारिस को कोई खतरा नहीं है। इशिदो ने रीजेंट को सिर्फ वोट पाने के लिए बंदी बनाया है, ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके उनके वोट को इन्फ्लुएंस कर सके। लॉर्ड सुगियामा काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। बाद में लॉर्ड इशिदो लेडी ओशिबा को एश्योर करता है कि सुगियामा को बंदी बना लिया जाएगा, ताकि तोरानागा को मारने का इनका मकसद पूरा हो सके। ओशिबा फाइनली रिवील करती है कि वो तोरानागा को क्यों मारना चाहती है, क्योंकि तोरानागा ने उसके पिता को मारने की प्लानिंग की थी, भले ही मरिको के पिता ने उनकी जान ली। वो आगे बताती है दायोइन ने उसे ड्रग और हर्ब्स दिए ताकि वो ताइको का वारिस पैदा कर सके। वो आगे बोलती है उसने किस्मत को मजबूर किया कि वो उसकी तरफ देखे, ताकि वो तोरानागा की आंखों को नोच सके। हम देखते हैं लॉर्ड इशिदो लॉर्ड सुगियामा और उसके लोगों के साथ साथ उसकी फैमिली को भी मार डालता है। वो ऐसे दिखाता है कि उन्हें डाकुओं ने मारा। ये खबर लॉर्ड तोरानागा तक पहुंचती है, जो ये समझकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं कि इशिदो जल्द ही उन्हें मार देगा। तोरानागा कहते हैं क्रिम्सन स्काई ही होगा अगर ताइको के वारिस की जान को खतरा होता है, यानी वो शोगुन बनेंगे और एक ही बार में ओसाका कैसल को टेक ओवर कर लेंगे। काउंसिल ऑफ रीजन को खत्म कर दिया जाएगा और एक नई सरकार बनाई जाएगी जिसमें तोरानागा शोगुन होंगे। इसके लिए उन्होंने अपने हाफ ब्रदर सेकी नोबुतत्सु से कांटेक्ट किया है। हमें पास्ट का दिन दिखाया जा रहा है जब लॉर्ड तोरानागा की पहली लड़ाई थी। एक आदमी बैटलफील्ड में दौड़ते हुए चिल्लाता है जंग खत्म हो गई है और बताता है लॉर्ड तोरानागा जीत गए। उन्होंने इस जंग में मिजोगुची को हराया। वो सरेंडर कर देता है और तोरानागा को उसकी जीत पर कॉम्प्लीमेंट देता है। वो उम्मीद करता है अगले जन्म में वो ही तोरानागा का सिर काटेगा। फिर वो सेपक्कू करता है। बाद में तोरानागा उसका सिर कलम कर देते हैं। लॉर्ड तोरानागा और उनके फॉलोअर्स सेकी नबुतत्सु के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो आता है। तोरानागा उससे काफी सालों बाद मिल रहे हैं। तोरानागा अपने भाई को जॉन ब्लैकथॉर्न से मिलवाते हैं। ये अजीरो जाते हैं। बाद में नोबुतत्सु को खुश रखने के लिए तोरानागा लेडी कीकू को एक हफ्ते के लिए हायर करते हैं, जिन कम प्राइस पर एग्री हो जाती है, मगर इसके लिए उसे तोरानागा से उनका वक्त चाहिए बात करने के लिए। इस बीच जॉन कॉन्वर्जेशन में आता है। तोरानागा कहते हैं कि नोबुतत्सु के सामने अपने बेस्ट बिहेवियर रखे और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट न करे। जॉन कंप्लेन करता है कि वो क्रिम्सन स्काई अफेयर में यूजलेस फील कर रहा है और अपनी शिप एक्सेस करना चाहता है। जब उसे समझ आता है तोरानागा नहीं मानेंगे, तो वो सिंपली उन्हें यकीन दिलाता है कि जो भी तोरानागा चाहते हैं
वो करने के लिए रेडी है। उधर ओमी किकू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन सजेस्ट करती है कि ओमी किसी और को ढूंढ ले जो उसे कंपनी दे सके। वो उसे हिंट देती है कि जब जॉन कीकू के साथ था तो उसके दिमाग में कोई और औरत थी। दूसरी तरफ हिरोमत्सु फूजी से मिलने आए हैं। वो फूजी को उसके बच्चे और पति की अस्थियां देते हैं। फूजी डिक्लेयर करती है कि अपनी सर्विस खत्म होने के बाद वो अपनी जान ले लेगी। हिरोमत्सु उसे आइडिया देते हैं कि क्यों ना वो अपनी फैमिली की याद में जिंदा रहे। वो आगे बोलती है उसे तोरानागा और हिरोमत्सु के बैटल प्लान्स पर डाउट है, लेकिन वो उम्मीद करती है ये जरूर जीतेंगे। जब नोबुतत्सु अजीरो की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा होता है, नागाकाडो आने वाले ब्लड बाथ के बारे में बात करता है। याबुशिगे उसे शांत करता है और कहता है कि वॉयलेंस की बजाय किसी औरत के बारे में सोचना बेहतर है। तोरानागा और उनका क्लैन नाबुतत्सु और उसके लोगों के साथ डिनर कर रहे हैं। यहाँ ओमी बंतूरो को टीज करता है, मरिको और जॉन को लेकर। पर चीजें फनी नोट पर शुरू होती हैं जब नाबुतत्सु तोरानागा के जवानी के कारनामों के बारे में बात करता है, जो खून के प्यासे नागाकाडो को एक्साइटेड कर देता है। इनका हंसी मजाक सीरियस टर्न ले लेता है। तोरानागा नाबुतत्सु से कहते हैं कि ये अगले दिन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, पर नाबुतत्सु इंसिस्ट करता है कि वो अभी डिस्कस करें। फिर वो नागाकाडो की तरफ मुड़ता है और बताता है जब तोरानागा इमातानी क्लैन के पास हॉस्टेज थे, मिनोवारा क्लैन के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए यंग तोरानागा अपने कपड़े त्याग देते हैं। यह बात थोड़ी फनी है, लेकिन इस फॉर्मल मीटिंग में सबको इंसल्ट जैसा फील होता है। अचानक कुछ आदमी दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि नोबुतत्सु के आदमी ने इजू के हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। एक आदमी कुछ पेपर्स डिलीवर करता है और हिरोमत्सु उन्हें जोर से पढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ रीजन लॉर्ड तोरानागा को ओसाका आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने धोखाधड़ी का जवाब दे सके। वो बोलते हैं कि तोरानागा अपना रिस्पॉन्स नोबुतत्सु को दे दे। लॉर्ड तोरानागा रियलाइज करते हैं कि इशिदो ने काउंसिल ऑफ रीजन में उसकी सीट भर दी है। तब नाबुतत्सु बताता है कि उसने इशिदो का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है रीजेंट बनने का, और अब वो अजीरो को हॉस्टेज रखेगा जब तक तोरानागा ओसाका में सरेंडर करने का फैसला नहीं करते। साथ ही ऑर्डर दिया गया है कि तोरानागा जोजन को मारने के लिए सेपक्कू करे। तोरानागा नागाकाडो और बाकी सबसे कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना जब तक वो कोई डिसीजन न ले लें। वो नाबुतत्सु से एक दिन का वक्त मांगते हैं। उधर जॉन को जानना है ये हो क्या रहा है। मरिको उसे समझाती है ये लॉर्ड तोरानागा के लिए सर्टेन डेथ है और बाकी सबको लॉर्ड इशिदो के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। जॉन इस मुश्किल से निकलने के तरीके सोच रहा है, जबकि लॉर्ड तोरानागा अपने पास्ट के बारे में सोचकर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नोबुतत्सु याबुशिगे के लिए उसके जनरल इगाराशी का सिर लाया है, जो इस बात को दिखाता है कि याबुशिगे के पास अब इशिदो का सपोर्ट नहीं है। इशिदो की शिप अजीरो के किनारे पर आती है, यानी वो पूरी तरह से जंग करने के लिए तैयार है। नागाकाडो तोरानागा से पूछता है कि क्या उन्होंने जंग का फैसला कर लिया। इस पर तोरानागा अपने इमेच्योर बेटे को बोलते हैं जिन लोगों ने कभी युद्ध नहीं किया वही हमेशा खून के प्यासे होते हैं। ये बात नागाकाडो की अकड़ को कम नहीं करती। वो जिन का मजाक उड़ाता है जब वो तोरानागा से बात करने को कहती है। तोरानागा अपने प्रॉमिस पर कायम है और उसकी बात सुनने को राजी हैं। जिन और तोरानागा के बीच बातचीत शुरू होती है। जिन अपने और अपने एम्प्लॉयज के लिए सेफ्टी चाहती है। तोरानागा का कहना है वो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जिंदगी कम है। इस पर जिन तोरानागा की लापरवाही पर सवाल उठाती है जो इन्हें इस सिचुएशन तक लेकर आई है। उधर याबुशिगे नहाने जाता है। ओमी और नागाकाडो भी नहा रहे हैं, लेकिन अलग जगह। ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। नोबुतत्सु इनकी कॉन्वर्सेशन सुनता है और उसे फ्यूचर के बारे में सोचने को कहता है। वहीं जॉन किनारे पर शिप्स को देख रहा है। याबुशिगे उसके पास आता है। वो जॉन को तलवार यूज करना सिखा रहा है ताकि जॉन अपने आप को डिफेंड कर सके। ये सब बंतारो दूर से देख रहा है। वो इस मौके का फायदा उठाता है।
वो जॉन को मारने की कोशिश करता है। फिर उसे रियलाइज होता है वो बेवकूफ़ी कर रहा है। वो ये भी नोटिस करता है जॉन को मौत का डर नहीं, इसलिए वो जॉन को छोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं फूजी जंगल में युद्ध के लिए अपने को ट्रेन कर रही है। यहाँ नागा काडो आता है। वो बोलता है उसे इशिदो के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए था, तो आज फूजी का पति और उसका बच्चा जिंदा होते। फूजी बोलती है कि पास्ट के बारे में सोचना वेस्ट है और इन्हें प्रेजेंट में क्या करना चाहिए उस पर फोकस करना होगा। वहीं लॉर्ड तोरानागा अपनी वसीयत लिखवा रहे हैं। उनकी ज़मीनें उनके पोतों के लिए है जब वो बड़े हो जाएंगे। वो लिखवाते हैं जिनको ईदो में एक ज़मीन मिले ताकि वो उसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सके। यहाँ बंतारो आता है और जॉन को मारने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसे लगता है मरिको और जॉन का अफेयर है। लॉर्ड तोरानागा बंतारो से पूछते हैं कि क्या उसे लगता है मरिको उसे इंकरेज कर रही है, और अगर हाँ तो उसे मरिको और जॉन दोनों का सिर काटना पड़ेगा। मरिको मरने के लिए तैयार है, लेकिन बंतारो अपनी पत्नी पर आरोप नहीं लगाता। तोरानागा उससे बोलते हैं कि अगर वो मरिको को ब्लेम नहीं कर सकता तो वो जॉन को भी दोषी नहीं मान सकता। बंतारो चला जाता है। इसके बाद मरिको अपनी जिंदगी खत्म करने की डिमांड करती है, पर तोरानागा मना कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी असली वफादारी किसके साथ है। आखिर में तोरानागा फैसला करते हैं कि वो नाबुतत्सु से ओपन फील्ड में मिलेंगे। अपने भाई के आने से पहले तोरानागा हिरोमत्सु से एक गलत इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करते हैं। उन्होंने मिज़ोगुची का सिर एक ही बार में नहीं काटा था। हिरोमत्सु के मुताबिक तोरानागा को मिज़ोगुची का सिर कलम करने के लिए 9 बार वार करना पड़ा था, जो ये प्रूव करता है कि बहादुरी की कहानियां ज़्यादातर खोखली और झूठी होती हैं। नोबुतत्सु आता है। तोरानागा उससे कहते हैं कि वो ओसाका में सरेंडर करेगा। वो एडमिट करते हैं कि क्रिम्सन स्काई एक गलती थी। ये सुनकर उनके लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर तोरानागा नहीं रुकते। जॉन गुस्से में मीटिंग छोड़कर चला जाता है और सबको, खासकर तोरानागा को इंसल्ट करता है। रात में नोबुतत्सु लेडी किकू के साथ है। नागाकादो उस पर हमला करता है। ये ऑपरेशन बिल्कुल गलत रुख ले लेता है जब नागाकाडो नाबुतत्सु को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सिर टकराता है एक पत्थर से। नागाकाडो का खून बहने लगता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। लॉर्ड तोरानागा और उनका काफिला अजीरो से निकलते हैं। ये ईदो जा रहे हैं 49 दिनों के लिए, जहां वो अपने बेटे की मौत का शोक मनाएंगे। हम देखते हैं लॉर्ड तोरानागा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, पर ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। सेकी नाबुतत्सु की सेना ईदो के बॉर्डर पर तैनात है ताकि तोरानागा कोई चाल न चल सके। जब शोक का वक्त ख़त्म हो जाएगा तब वो तोरानागा को ओसाका ले जाएंगे। मरिको जॉन को उसके जनरल वापस दे देती है और बताती है कि जब इन लोगों को इशिदो को दे दिया जाएगा तब जॉन की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और वो इनसे अलग हो सकता है। वो ये भी बताती है कि उसकी शिप और क्रू इसी शहर में है। वो अपने लोगों से मिलकर अपने घर लौट सकता है। जॉन मरिको से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन मरिको का जवाब है वो तोरानागा के साथ आखिरी वक्त तक रहेगी। वहीं ओसाका में इशिदो ओशिबा को इन्फॉर्म करता है कि उसका प्लान कामयाब हुआ। फिर वो सजेस्ट करता है कि अपने पार्टनरशिप को शादी से मजबूत बनाएं। लेडी ओशिबा क्लियरली कोई जवाब नहीं देती, लेकिन इनकार भी नहीं करती। इशिदो उसे सोचने के लिए वक्त दे देता है। उसी रात ओमी, बंतारो, हिरोमत्सु, याबुशिगे और कई और लोग नागाकादो की याद में ड्रिंक कर रहे हैं। ये उसकी कहानियां शेयर करते हैं ताकि उसे सम्मान दे सकें। सिर्फ ओमी ये बात उठाता है कि तोरानागा सरेंडर करके नागाकाडो की बेइज्जती कर रहे हैं। अगले दिन ये नागाकाडो के फ्यूनरल के लिए जा रहे हैं। हिरोमत्सु याबुशिगे को बताता है कि तोरानागा फ्यूनरल में शामिल नहीं हो रहे, उनकी तबीयत काफी खराब है। याबुशिगे बोलता है ईदो के जनरल्स तोरानागा के सरेंडर के आइडिया से अग्री नहीं है, इसलिए वो फ्यूनरल में आर्मर पहनकर आए हैं। उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। याबुशिगे का कहना है इनके पास बंदूकें, गोला बारूद है, ये ओसाका पर कब्जा कर सकते हैं।
तब हिरोमत्सु याबुशिगे को बताते हैं कि इशिदो ने रिक्वेस्ट की है कि याबुशिगे पहले अकेला ओसाका आए और इशिदो को वेपन्स दे दे। याबुशिगे शॉक्ड है लेकिन विरोध नहीं करता। इसी दौरान तोरानागा अपने महल से अपने बेटे के फ्यूनरल को देख रहे हैं। दूसरी तरफ मरिको लेडी रिन से उसके नए बच्चे के बारे में बात कर रही है। लेडी रिन तोरानागा की बहू है और लेडी ओशिबा की बहन है। लेडी रिन की शादी तोरानागा के दूसरे बेटे से हुई थी, जिसे अब तक शो में नहीं दिखाया गया है। लेडी रिन को ओसाका जाने से डर लग रहा है। वो बताती है उसे अपनी बहन से लेटर मिला है जिसमें लिखा है अगर तोरानागा सरेंडर कर देते हैं तो उसकी फैमिली बच जाएगी। तभी बंतारो आता है और बताता है कि लॉर्ड तोरानागा ने मरिको को बुलाया है। वो ये भी बोलता है वह मरिको के लिए चाय बनाना चाहता है। वो शायद मरिको से अपना रिलेशन ठीक करना चाहता है। वहीं जॉन ब्लैकथॉर्न फादर मार्टिन से मिलता है। फादर मार्टिन उससे काफी इम्प्रेस हैं कि वो जापानीज रंग में रंग गया। फिर फादर मार्टिन पूछता है तोरानागा की सेवा खत्म होने के बाद वो क्या करेगा। जॉन कहता है उसे क्रू और अपनी शिप वापस चाहिए। इसके बाद फादर मार्टिन लॉर्ड तोरानागा से मिलने पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि क्रिश्चियन रीजेंट्स उनका साथ नहीं देंगे और लेडी ओशिबा ही इशिदो को पीछे से कंट्रोल कर रही है। फादर तोरानागा को सजेस्ट करता है कि वो लेडी ओशिबा के साथ अलायंस बनाए। इससे वारिस तोरानागा का साथ देगा और फिर उसके पास इशिदो को हराने की ताकत होगी। मरिको और हिरोमत्सु इस आइडिया से एग्री करते हैं, लेकिन तोरानागा जानते हैं कि ओशिबा उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी। वो चाहते हैं सब कुछ शांति से हल हो जाए, इसलिए वो अपना सरेंडर जारी रखेंगे, खासकर अब जब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। फादर के जाने से पहले तोरानागा बताते हैं कि वो ईदो में अपना चर्च बना सकता है, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। इसके अलावा वो चाहते हैं फादर मार्टिन ओसाका और ईदो में जो कुछ देखे बिना कुछ छुपाए तोरानागा को रिपोर्ट करे। हिरोमत्सु इसे क्लू के रूप में लेता है। उन्हें लगता है तोरानागा कोई चाल चल रहे हैं। हिरोमत्सु याबुशिगे और दूसरों को बताता है उसे लगता है लॉर्ड तोरानागा लड़ने जा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच बंतारो मरिको के लिए चाय बनाता है। वो उसे बताता है उसे लग रहा है ये ओसाका में मरने वाले हैं और फिर शुरुआती दिनों को याद करता है जब इन्होंने एक दूसरे को पहली बार जाना था। बंतारो कहता है कि इन्हें साथ में मर जाना चाहिए और इशिदो या ओशिबा के प्लान को अवॉइड करना चाहिए। बट वो ऐसे बोलता है जैसे वो मरिको को कोई गिफ्ट दे रहा हो जो उसने हमेशा चाहा। लेकिन मरिको इस बकवास को चैलेंज करती है और बंतारो से बोलती है कि वो अपने सपने अपने पास रखे और उससे मरने और जीने का हक छीनने का सपना न देखे। ये सुनकर बंतारो अपसेट हो जाता है और मरिको के जाने के बाद रोने लगता है। वहीं जॉन अपने लोगों से मिलने की कोशिश करता है ताकि उनसे इरास्मस को ठीक करवा के घर लौटने की बात कर सके। वो शराब खाने में हैं और जोर जोर से गाने गा रहे हैं। एक क्रू सैलमॉन एक लड़की का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकलता है। वो जॉन को देखता है और उसे आवाज देता है। जॉन बताता है कि इन्हें वापस घर जाने की परमिशन मिल गई है, लेकिन सैलमॉन मना कर देता है, ये सोचकर कि पायलट सिर्फ घर नहीं ले जाएगा बल्कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक और एडवेंचर पर ले चलेगा। इनकी बातचीत लड़ाई का रूप ले लेती है। जॉन सैलमॉन को इतना मार देता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। जॉन उसे वहीं छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन याबुशिगे के साथ एक अलायंस बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो इरास्मस को काम के काबिल बनाने के लिए जरूरी लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें एक बैनर चाहिए जिसके नीचे वो उसे तैरा सकें। तोरानागा अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जॉन चाहता है कि याबुशिगे उसका साथ दे और बदले में वो भी उसका साथ दे, ताकि इन मुश्किल वक्त में वो अपना फ्यूचर सेव कर सकें। जॉन याबुशिगे को क्लिफ के इंसिडेंट की याद दिलाता है ताकि उसे समझा सके कि अपनी किस्मत अपने हाथों से बनानी चाहिए, लेकिन याबुशिगे जॉन से हाथ मिलाने से मना कर देता है क्योंकि वो तोरानागा से विश्वासघात नहीं कर सकता। उसे यकीन है तोरानागा ने अभी भी हार नहीं मानी। उधर जिन, कीकू और बाकी कोर्टेसन्स बाहर आई हुई हैं। उन्हें दिखाया जा रहा है वो अपना नया टी हाउस कहाँ बनाएंगी। फादर मार्टिन अल्विटो भी वहां पहुंचता है जहां वो अपना चर्च बनाएगा। वो ये देखकर शॉक्ड है कि एक टी हाउस उसका पड़ोसी होगा।
ओसाका में एक नौकर दायोन के पास एक डॉक्टर बुलाती है क्योंकि उन्हें स्ट्रोक आया है। ओशिबा उसके बिस्तर के पास है। दायोन उससे कहती है कि वो अपना गेम खेलना बंद करे और बंदियों को रिहा कर दे। कुछ देर बाद दायोन गुजर जाती हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड तोरानागा घोषणा करते हैं कि याबुशिगे इशिदो को बंदूकें और उन सबके नाम देने ओसाका जाएगा जो तोरानागा के साथ सरेंडर करेंगे। कुछ लोग साइन करने से मना कर देते हैं और ईदो में लड़ने की ख्वाहिश एक्सप्रेस करते हैं। तोरानागा जिद करते हैं कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और अब इन्हें फैसला लेना होगा। और वैसे भी तोरानागा और खून खराबा नहीं चाहते। हिरोमत्सु तोरानागा के सामने अपनी शर्त रखता है। अगर तोरानागा नहीं लड़ेंगे तो वो सेपक्कू कर लेगा। तोरानागा पर इसका कोई असर नहीं होता। ओमी इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लॉर्ड तोरानागा बोलते हैं कि उनका फैसला अटल है। फिर हिरोमत्सु बंतारो को बुलाता है ताकि सेपक्कू करने के बाद बंतारो उसका सिर कलम कर सके। बंतारो उसके साथ मरना चाहता है लेकिन हिरोमत्सु का कहना है उसे जीना होगा। वो बंतारो को समझाता है कि वो तोरानागा का साथ कभी नहीं छोड़े, चाहे ऐसे लगे कि तोरानागा ने अपना साथ छोड़ दिया हो। यहाँ हम तोरानागा का एक्सप्रेशन देखते हैं। लग रहा है हिरोमत्सु की मौत उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। फिर हिरोमत्सु अपनी जान दे देता है। सभी डरे और शॉक्ड हैं। उसी रात तोरानागा मरिको के सामने ये साफ कर देते हैं कि ये सब उनकी प्लानिंग का हिस्सा ही थी, ताकि याबुशिगे और जॉन को एक तरफ कर सके और इशिदो और ओशिबा को ये यकीन दिला सकें कि तोरानागा ने हार मान ली। फिर वो मरिको से पूछते हैं क्या वो अपना रोल निभाने के लिए तैयार है। मरिको रेडी है। हम देखते हैं लेडी दायोन को उनके फ्यूनरल के लिए तैयार किया जा रहा है। लेडी ओशिबा लगभग इशिदो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसमें ये शादी करके जापान का सबसे ताकतवर जोड़ा बन जाएंगे, जैसा कि इनका प्लान है। उधर याबुशिगे तय करता है कि वो जॉन के साथ पार्टनरशिप करेगा, लेकिन ओमी इस फैसले के खिलाफ है। उसे लगता है जॉन बहुत खतरनाक है। याबुशिगे बोलता है अब वो उसका पार्टनर है और वो इस बात से खुश है कि उसे अब तोरानागा के लिए बेकार में मरना नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ मरिको आती है और याबुशिगे को बताती है कि लॉर्ड तोरानागा ने कहा है कि वो उसे अपने साथ ओसाका ले चले। वहीं ईदो में तोरानागा अपना नाटक खत्म करते हैं और वहां जाते हैं जहां नागा कादो का अंतिम संस्कार हुआ था। वो यहाँ आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो बोलते हैं कि उसके बेटे ने उसके लिए वक्त खरीदा है और वो इस वक्त को बेकार नहीं जाने देंगे। एक्चुअली उन्हें अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करने का वक्त मिल गया। ये क्लियर है कि तोरानागा के पास एक सेना है जो सबकी नजरों से दूर है। वो बस अपने दुश्मनों के रिलैक्स होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब वो अटैक करे तो उनके दुश्मन बिल्कुल तैयार ना हो। हमें 14 साल पहले का दिन दिखाया जा रहा है। मारिको प्रेग्नेंट है। वो बार बार अपने घर से भाग जाती है क्योंकि उसे अपने पिता के एक्शंस की वजह से हर रोज ताने मिल रहे थे और वो उसका बोझ झेल नहीं पा रही थी। जब वो फिर घर से भागती है उसे पकड़ लिया जाता है। फादर मार्टिन ने सुना था कि मरिको अपने पति के माफ करने के बाद भी मौत को ढूंढ रही है। वो मरिको को समझाता है, उसे एक रोजरी देता है और उसे कैथोलिक्स के बारे में बताता है। साथ ही वो मरिको का क्रिश्चियनिटी की दुनिया में वेलकम करता है। प्रेजेंट में मरिको जॉन और याबुशिगे के साथ ओसाका जा रही है इशोदो से बात करने। जॉन देखता है कि पोर्टिक्यूज अब भी जापानीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं। याबुशिगे जॉन को एडवाइस करता है कि जब ये लोग वहां पहुंच जाएं उसके पास ही रहे, क्योंकि इशिदो के आदमी फौरन मिलने आएंगे। ये सब कैसल की तरफ बढ़ते हैं। मरिको का मानना है इशिदो जो कुछ भी कर रहा है वो इसलिए क्योंकि उसने रीजन की फैमिलीज को ओसाका में हॉस्टेज बनाया हुआ है। इसके बाद मरिको लेडी कीरी और लेडी शिजू से मिलती है। जैसा कि हमें पता है लेडी कीरी तोरानागा की वाइफ हैं, जबकि लेडी शिजू को तोरानागा का वारिस पैदा करने के लिए रखा गया है। कीरी और शिजू उन कंडीशंस के बारे में शिकायत करते हैं जिसमें इन्हें जीने के लिए मजबूर किया गया है। तब मरिको इन्हें तोरानागा का लेटर देती है। कीरी लेटर को पॉकेट में डालते हुए कहती हैं, लेट्स होप दिस वर्क्स। दूसरी तरफ फादर डेलेक्वा को शक है कि कुछ चल रहा है और लॉर्ड तोरानागा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मरिको है।
फादर मार्टिन उसे समझा रहा है कि तोरानागा ने गिव अप कर दिया है और ये इस बात का सबूत है क्योंकि जॉन यहाँ है। मीन्स उन्होंने जॉन को छोड़ दिया। बट फादर डेलेक्वा को पूरा यकीन है वॉर होने वाली है। वहीं जॉन और याबुशिगे काउंसिल ऑफ रीजन से मिलने जाते हैं। मीटिंग से पहले याबुशिगे कियामा को अपने प्लान्स के बारे में बताता है। याबुशिगे बोलता है कि वो और जॉन इशिदो को अपने सारे वेपन्स देकर सपोर्ट करने वाले हैं। कियामा इस आइडिया पर ताना मारते हुए कहता है वो चाहता है कि जॉन को क्रिश्चियन जज करें। याबुशिगे बोलता है जॉन अब क्रिश्चियन के पहुंच से दूर है। जॉन कियामा को क्रिटिसाइज करता है कि वो क्रिश्चियन होते हुए भी पोर्टुगीज की साइड ले रहा है। कियामा का जवाब है अब क्योंकि उसे पैसा पसंद है और पोर्टुगीज पहले आए थे, वो उनका दोस्त बन गया। मीटिंग शुरू हो गई है। जॉन और याबुशिगे अंदर आते हैं। याबुशिगे सरेंडर करता है और डॉइन की डेथ के लिए अपना शोक प्रकट करता है। याबुशिगे क्लेम करता है कि उसे तोरानागा के बारे में नहीं पता था जब ये अजीरो जा रहे थे, पर इशिदो उसकी कहानी नहीं मानता और उसे ट्रेटर समझता है। वो जॉन को गिफ्ट के रूप में लाया है अपोलोजाइज करने के लिए, लेकिन इशिदो कहता है कि वारिस को बारबेरियन में कोई इंटरेस्ट नहीं। तब मरिको आती है। वो इशिदो और ओशिबा को उनकी एंगेजमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ओशिबा मरिको का खुद वेलकम कर रही है। वो उसे पोइट्री कॉन्टेस्ट में इनवाइट करती है, पर मरिको इशिदो को बताती है कि वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे कीरी और शीजू को ईदो ले जाना है तोरानागा से मिलाने के लिए। जैसे ही इशिदो मरिको को ओसाका से जाने के लिए साफ तौर पर इनकार करना शुरू करता है, ये क्लियर हो जाता है कि इशिदो ने लोगों को बंदी बनाकर रखा है, बट वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इशिदो मरिको के बिहेवियर से शॉक्ड है। मरिको कहती है कि उसकी लॉयल्टी उसके लॉर्ड के साथ है और उसे जाना ही पड़ेगा। तब इशिदो मरिको से बोलता है उसे रीजन के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा कि उसे जाना है या नहीं। मीटिंग के बाद याबुशिगे मरिको के बिहेवियर से हैरान है और क्वेश्चन करता है कि तोरानागा सच में क्या प्लान कर रहे हैं। जॉन समझने की कोशिश करता है कि मरिको जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे क्या वजह है। मरिको इशारा देती है कि वो चाहती है इशिदो खुद ही मान ले कि उसने लोगों को कैसल में बंदी बनाकर रखा है और वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते। मरिको जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके मामले से दूर रहे। अगली सुबह मरिको अपने बेटे ryuji से मिलती है, जो उसे भीख मांग रहा है कि वो कोशिश न करे क्योंकि इससे उनकी फैमिली शर्मिंदा होगी। वो अपनी माँ का अपमान करता है। उसे लगता है उसकी माँ इशिदो के खिलाफ है, यानी वो ओसाका की पॉलिटिक्स से पूरी तरह इन्फ्लुएंस हो गया है। ये मरिको को हर्ट करता है, लेकिन वो अपने प्लान के साथ कैसल से निकलने की कोशिश करती है। उसे गेट पर रोका जाता है और इशिदो के ऑर्डर्स पर उससे परमिट मांगा जाता है। मरिको समुराई को कहती है कि जो लोग रास्ते में हैं उन्हें मार दो। यहाँ बहुत खून खराबा होता है। उसके सभी समुराई मारे जाते हैं। मरिको लॉर्ड कियामा और लॉर्ड ओहनो से डिमांड करती है कि वो रास्ता खाली करवाएं, लेकिन वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इशिदो के आदमी हैं। असल में उन्हें इशिदो से डर लगता है क्योंकि इससे उनकी फैमिलीज की जान खतरे में पड़ सकती है। मरिको अपना पॉइंट साबित करती है कि इशिदो लोगों को डरा कर ओसाका पर रूल कर रहा है। फिर मरिको खुद हथियार उठाती है लड़ने के लिए, लेकिन कियामा चीखता है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यानी मरिको को। मरिको हार जाती है। वो लाचार होकर अनाउंस करती है वो अपने लॉर्ड का हुक्म पूरा नहीं कर पाई और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो सूरज ढलने से पहले सेपेक्कू करेगी। क्रिश्चियन होने के नाते मरिको लॉर्ड कियामा से रिक्वेस्ट करती है वो उसका सिर कलम करें ताकि उसे हेल में न जाना पड़े। वो एग्री हो जाता है, लेकिन इस डिसीजन से इशिदो खुश नहीं है। ओशिबा इशिदो को वॉर्न करती है कि अगर मरिको मर गई तो एक ऐसी बगावत होगी जिसे इशिदो हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी नोबल फैमिलीज प्रोटेस्ट पर उतर आएंगी, और अगर इशिदो मरिको को जाने देता है तो उसे सबको भी जाने देना होगा, जो इशिदो नहीं चाहता। उधर वारिस जॉन को बुलाता है, यानी मरिको को ट्रांसलेट करने के लिए आना पड़ेगा। यहाँ ओशिबा है। वो इनका वेलकम करती है। वो मरिको के साथ बचपन के दिनों को याद कर रही है कि ये बहनों की तरह थीं, भले ही इनके फादर्स के बीच प्रॉब्लम्स थीं। वो मरिको से उसका खेल बंद करने को बोलती है।
मरिको रिफ्यूज करती है क्योंकि उसे पता है कि वो जो कर रही है वो सही है। मरिको ओशीबा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये सब रोक सकती है क्योंकि वो वारिस की माँ है। ओशीबा कहती है वो बस अपने बच्चे को बचा रही है, लेकिन मरिको अपने आप को मारकर अपने बेटे की मदद कैसे करेगी? मरिको का कहना है मौत को कबूल करने का मतलब ये नहीं कि वो सरेंडर कर रही है। वो आगे कहती है फूल तो फूल हैं क्योंकि वो झड़ जाते हैं, यानी फूलों की खूबसूरती ज्यादा देर नहीं टिकती, सिर्फ तब तक ही रहती है जब तक वो पूरी तरह से खिल नहीं जाते। इसी तरह जिंदगी के सबसे कीमती पल अक्सर टेम्परेरी होते हैं, जो उन्हें और भी वैल्यूएबल बना देते हैं। जैसे हम फूलों की नाजुक और टेम्परेरी खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, वैसे ही हमें उन पलों को भी प्यारा समझना चाहिए जो हमारी जिंदगी में खुशी और मायने लेके आते हैं। ये मोमेंट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें पूरी तरह से जीना चाहिए, प्रेजेंट को अपनाना चाहिए और इस टेम्परेरी नेचर में खूबसूरती ढूंढनी चाहिए। मरिको इतना बोलकर जॉन के साथ चली जाती है। जॉन मरिको को सुसाइड करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं याबुशिगे को इशिदो का मैसेज मिलता है। याबुशिगे ने मौत से बचने के लिए अपनी सर्विस देने का ऑफर दिया था। इशिदो ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। उधर मरिको फादर मार्टिन के पास कन्फेशन करने जाती है। फिर वो अपने सेपक्कू सेरेमनी के लिए प्रोसीड करती है। जब कियामा नहीं आता, जॉन डिसाइड करता है कि वो मरिको का सिर कलम करेगा। जब मरिको अपने आप को मारने वाली होती है, अचानक से इशिदो आकर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मरिको फ्री है जाने के लिए, और अगर कोई और ओसाका से भी निकलना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है, जो देखने के बाद अप्रूव की जाएगी, क्योंकि उसका दावा है कि कोई भी हॉस्टेज नहीं है। उसी रात सब लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं क्योंकि वो ओसाका छोड़ने वाले हैं। मरिको और जॉन भी एक साथ हैं। लेकिन तभी याबुशिगे एक ट्विस्ट लाता है। वो कैसल के एक गार्ड को मार देता है जब वो अपनी ड्यूटी पर था। फिर कोई कैसल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और याबुशिगे कुछ लोगों के ग्रुप को चुपके से कैसल में घुसाता है। घुसपैठिए कई लोगों को मार देते हैं। फिर वो मरिको को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ जॉन था, इसलिए निंजा जॉन और मरिको को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनसे लड़ते हैं। मरिको से बोलती है ये शिनोबी हैं जो उसके लिए आए हैं, यानी निंजा। ये छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिनोबी इनके छुपने की जगह को उड़ाने का प्लान बनाते हैं। मरिको डिसाइड करती है कि वो एक्सप्लोजन में अपनी जान दे देगी। वो दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट मरिको को दूर फेंक देता है। उसकी मौत हो जाती है। जॉन उसका नाम पुकारता रहता है। असल में इशिदो ने याबुशिगे के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। वो बस मरिको को किडनैप करवाना चाहता था, बट जॉन के वहां होने की वजह से उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और मरिको को मार दिया। वो फाइनली एक देशभक्त की मौत मरी, जबकि उसके पिता को गद्दार करार दिया गया था। हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। एक छोटा लड़का निगेल अपने भाई से धीरे से कहता है कि चुप रहो, क्योंकि इनके दादा जॉन ब्लैकथॉर्न सो रहे हैं। बच्चे उन्हें खांसते हुए सुनते हैं और उनसे उनके समुराई तलवारों की कहानी के बारे में पूछते हैं। कहानी वापस आती है ब्लास्ट के सीन पर। याबुशिगे ब्लास्ट के बाद जॉन को जगाता है। जॉन फौरन मरिको के पास जाता है और ये कन्फर्म होता है कि मरिको मर चुकी है। वो प्रेयर करता है जबकि बाकी लोग रो रहे हैं। याबुशिगे को एहसास होता है उसने गलत कर दिया। हम देखते हैं मरिको के इस डिसीजन की वजह से हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया गया है। काउंसिल ऑफ रीजेंट्स मरिको के अटैक पर डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग करते हैं और लगता है कि सब इशिदो के टैक्टिस से खुश नहीं हैं। सेकी एक लेटर इशिदो को देता है जो उसके भाई तोरानागा ने भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मरिको की मौत की वजह से वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इशिदो इससे घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है उसके पास युद्ध जीतने के लिए काफी लोग हैं। इशिदो मरिको की मौत का इल्जाम तोरानागा पर डाल देता है और कहता है कि तोरानागा ने उसका बलिदान दिया ताकि ये लग सके कि इशिदो ने ये सब किया है। ये लोग मरिको को एक क्रिश्चियन फ्यूनरल देना चाहते हैं। हालांकि इशिदो पहले इसके खिलाफ था, पर ओशीबा के कहने पर वो मान जाता है।
जब जॉन का टॉपिक आता है तो इशिदो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, कहकर कि अब उसे जॉन की कोई टेंशन नहीं। जैसे ही इशिदो तोरनागा के अगेंस्ट वॉर का डॉक्यूमेंट साइन करता है, ओसाका में एक अर्थक्वेक आता है। ये अर्थक्वेक देखकर सुपरस्टिशियस रीजेंट्स को इशिदो के मोटिव्स पर डाउट होने लगता है। वहीं इशिदो याबुशिगे से अटैक के बारे में बात करता है। याबुशिगे कहता है कि उसने सिर्फ ये सोचा था कि मारिको को पकड़ा जाएगा। इशिदो उससे बोलता है उसने जो इशिदो की हेल्प की है उसकी वजह से उसे काउंसिल ऑफ रीजन में एक जगह मिलेगी। इशिदो उसे अजीरो जाने के लिए बोलता है, इसके लिए उसे अपनी आर्मी इकट्ठा करनी होगी। वो ये भी कहता है वो इसके ऑर्डर का वेट करे, लेकिन लगता है याबुशिगे अभी भी शॉक में है और अपने एक्शंस के इतने खतरनाक रिजल्ट की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। उधर फादर मार्टिन लॉर्ड कियामा के लोगों के साथ जॉन को हार्बर ले जाता है ताकि वो वापस लॉर्ड तोरनागा के पास जा सके। फादर मार्टिन जॉन के सामने रिवील करता है कि उसकी जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि मरिको ने चर्च से रिक्वेस्ट की थी कि जॉन की जान बख्शी जाए, और मार्टिन ने मरिको की आखिरी डिमांड पूरी की। जॉन को ये सुनकर इमोशनल शॉक लगता है कि मरिको का लास्ट एक्ट ऑफ फेथ उसके लिए था। वहीं लेडी ओशिबा और येचियो मरिको की पोएम के बारे में बात करते हैं, जो हिंट देता है कि ओशिबा की वफादारी बदल रही है। हम देखते हैं याबुशिगे जो पागल हो चुका है जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ इंग्लैंड ले चले, लेकिन जब ये अजीरो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉन की शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ओमी फौरन अपने अंकल याबुशिगे को गिरफ्तार कर लेता है और लॉर्ड तोरानागा के ऑर्डर पर उससे उसकी तलवारें ले ली जाती हैं। मुराजी जॉन को बताता है कि रात में क्रिश्चियंस ने उसकी बोट चुपके से डुबा दी क्योंकि वो जॉन को हेरेटिक मानते हैं और नहीं चाहते कि वो तोरनागा की गोले बारूद में मदद करे। जॉन सोचता है शायद ये मरिको का काम है। तोरनागा ने अटैकर्स को ढूंढने के लिए अजीरो में हाहाकार मचा दिया है। ओमी जो अब तोरनागा के साथ है याबुशिगे को उनके सामने पेश करता है। तोरनागा याबुशिगे को ऑर्डर करते हैं कि वो अपनी जान ले ले क्योंकि उसने मरिको को मारने का प्लान बनाया था। याबुशिगे रिक्वेस्ट करता है कि जॉन उसका सिर कलम करे, लेकिन तोरानागा ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जॉन एक हतामोतो होने के बावजूद एक पायलट है। तब याबुशिगे तोरानागा से रिक्वेस्ट करता है कि फिर वो उसका सिर अलग करें। तोरानागा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जॉन फूजी से मिलने आता है। ये दोनों बिना कुछ कहे मरिको को याद कर रहे हैं। उधर लॉर्ड तोरानागा कीरियो शिजू से मिलते हैं। वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखकर बहुत खुश हैं। वो शिजू को अपने बेटे को सेफ रखने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिर लेडी किरी तोरानागा को ओशिबा का एक मैसेज देती हैं जो उसने चुपके से भेजा है, यानी शायद वो मरिको को ऑनर करते हुए तोरानागा का साथ देना चाहती है। वहीं फूजी जॉन को बताती है एज अ कॉन्सर्ट उसका वक्त अब खत्म हो गया है और इसके साथ ही तोरानागा के लिए उसकी ड्यूटीज भी, और अब वो एक नन बनने जा रही है। जॉन उसे बेस्ट विशेस देता है और उससे तोरानागा के साथ एक मीटिंग सेटअप करने के लिए कहता है। ओमी आता है, वो जॉन से उसकी गन और तलवारें ले लेता है। ओमी ये देखकर हैरान है कि जॉन ने बिना किसी परेशानी के अपने वेपन्स ओमी को दे दिए हैं। फिर जॉन तोरानागा से मिलता है। मुराजी ट्रांसलेट करने में उसकी हेल्प करता है। मुराजी अपने आप को एक समुराई और लॉर्ड तोरानागा का स्पाई होने का खुलासा करता है। जॉन तोरानागा को बताता है कि अजीरो के लोग इनोसेंट हैं, उन्होंने शिप डिस्ट्रॉय नहीं की, मरिको ने ये किया था ताकि जॉन की जान बच सके। इसलिए तोरानागा को अजीरो के लोगों को डराना बंद कर देना चाहिए। तोरानागा जॉन का प्रपोजल रिफ्यूज कर देते हैं और बोलते हैं वो फिर भी उन लोगों को ढूंढेगा जो उसके लिए लॉयल नहीं हैं। जॉन एक्सेप्ट करता है कि वो जापान अपने मतलब के लिए आया था और उसने जापानीज लोगों का इस्तेमाल किया। फिर जॉन डिसाइड करता है कि वो अजीरो को बचाने के लिए सेपक्कू करेगा। ये देखकर तोरानागा को यकीन हो जाता है कि जॉन के दिल में कोई बुरी नीयत नहीं है और वो उसे अपनी जान लेने से रोक लेते हैं। वो जॉन को शिप दोबारा बनाने और अपने फ्लीट को मजबूत करने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ याबुशिगे अपनी आखिरी पोएम ओमी को देता है। ये पोएम बहुत खराब लिखी गई है। अब क्योंकि ये याबुशिगे के मौत से पहले पढ़ी जा रही है,
इसलिए इस पर हंसा नहीं जा सकता। याबुशिगे अपनी फाइनल विल अपने सेक्रेटरी को देता है। फिर वो तोरानागा के पास जाता है जो एक पहाड़ी पर उसे मारने का इंतजार कर रहे हैं। ये थोड़ी देर ओमी और जॉन के बारे में बात करते हैं। फिर तोरानागा के बैटल प्लान्स डिस्कस करते हैं। तोरानागा रिवील करते हैं कि उन्होंने जॉन की शिप डुबाई थी ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जॉन उनका साथ देगा या क्रिश्चियन रीजेंट्स का। वो ये भी खुलासा करते हैं कि क्रिम्सन स्काई पूरी हो चुकी है और मरिको को भेजने के पीछे उनका असली इरादा क्या था। उन्होंने मरिको की मौत का इस्तेमाल करके ओशिबा को इशिदो के साथ उसके रिश्ते तोड़ने के लिए कन्विंस किया। ओशिबा ने लॉर्ड तोरानागा से प्रॉमिस किया है कि जंग में उसके बेटे की आर्मी इशिदो का साथ नहीं देगी। यानी अगर इशिदो के पास वारिस की आर्मी नहीं है तो वो जंग के मैदान में पहुंचने से पहले ही युद्ध हार चुका है। तोरानागा को यकीन है कि काउंसिल इशिदो का सपोर्ट नहीं करेगी। इसके बाद वो हिंट देते हैं कि उनका असली मकसद शोगुन बनने का है। याबुशिगे फिर अपने आप को मार लेता है और लॉर्ड तोरानागा उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। वहीं जॉन फूजी को समुद्र ले जाता है ताकि वो अपने बच्चे और पति की अस्थियां बहा सके। जॉन मरिको का क्रॉस भी पानी में डाल देता है जिसे उसने काफी वक्त से संभाल कर रखा था। यानी बूढ़े जॉन के पास जो क्रॉस है हम सोच सकते हैं वो शायद उसके इमेजिनेशन का हिस्सा है। जॉन वापस किनारे पर आता है और अपनी शिप को पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है। बंतारो बिना कुछ बोले उसकी हेल्प के लिए आता है। लगता है उसने अपनी पुरानी दुश्मनी मिटा दी है। दोनों मिलकर बोट को बाहर खींच लेते हैं। जॉन खुशी से झूम उठता है। लॉर्ड तोरानागा गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वो दूर से ये सब देख रहे हैं। इसी के साथ सीजन का लास्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। जब भी सेकंड सीजन आएगा मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।